अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? सर्दी बढ़ती जा रही है। अगेन आई एम गोइंग टू से कि प्लीज़ थोड़ा ख्याल करें, बच्चों को कवर रखें, अपने आप को ठीक रखें, अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखें, खाना पीना सही करें। सर्दियों में वैसे ही भूख ज़रा ज़्यादा लग रही होती है और हमें लग रहा होता है कि इतना खाएंगे तो वेट पुट ऑन। आपने देखा होगा सर्दियों में लोगों का वेट भी पुट ऑन ज़्यादा होने लग जाता है बिकॉज़ आप लोग खाते हैं और बस दिल चाहता है कि बिस्तर से ना निकलें, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को हमें मेंटेन करना होता है, अपने लाइफस्टाइल को देखना होता है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज मैंने डिस्कस करनी थी। आजकल आपने देखा थोड़ा मच्छरों का सिलसिला ज़्यादा नहीं है लेकिन है ज़रूर। मस्कीटो स्प्रेज़ अगर आप अपने घरों में मार रहे हैं या कमरे में मार रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ी देर कोशिश करें कि उसको पंखा खोल के उसको थोड़ी देर एयर आउट करने की कोशिश करें जब मस्कीटो स्प्रेज़ आप लोग स्प्रे कर देते हैं। बिकॉज़ मस्कीटो स्प्रे से होता क्या है कि आपने स्प्रे किया और आप अंदर कमरे में ही बैठ गए, वो जाके आपको हिट करता है, आपके थ्रोट को, आपकी सांस को। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैंने कहा मैं आज ज़रा लोगों को बता दूं। अभी हमने एक हादसा भी सुना कुछ दिन पहले, फ्यूमिगेशन की वजह से काफ़ी बुरा हादसा हुआ। एक घर के 3-4 लोग, बच्ची एक की डेथ हो गई। तो कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको एयर आउट करें। और हम लोग ग्लोब भी चला लेते हैं और उसको भी कमरे के अंदर रख लेते हैं, वो भी नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि सॉल्यूशंस हैं, लोशंस हैं, वो मल लें बच्चों के लिए, ताकि बच्चे मुंह में जो है हाथ वाथ भी डाल रहे होते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो वो मैंने कहा ज़रूर मैं आज बात करूँगी कि हम बड़े केयर फ्री होकर चीज़ें कर लेते हैं लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं और बच्चों को गर्म भी रखें। लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए, लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। जो आज हमारा टॉपिक है उस पर जिस पे हम बात करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अबाउट प्रेगनेंसी, पीसीओज़। यंग लड़कियों को पीसीओज़ हो जाते हैं या प्रेगनेंसी जो है वो आपकी जो शादी से पहले जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जाके लीड ऑन करती हैं बाद में, जो बच्चियों को पहले नहीं पता होता। और पेरेंट्स को चाहिए, ख़ासतौर पे माएँ, ज़ाहिर फादर्स तो इसमें नहीं जा सकते, मदर्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, शादी से पहले की मैं बात कर रही हूँ। शादी के बाद तो ऑब्वियसली जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आपको बताया जाता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करूँगी कि प्रेगनेंसी कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हम क्या करते हैं प्रेगनेंसी में, कोशिश ये कर रहे होते हैं कि बस लिटा दें या काम ना करे लड़की, या कोई किसी चीज़ को कोई ऐसा काम ना करे। जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं कह रहा, एडवाइस नहीं कर रहा कि आप बेड रेस्ट पे रहें या आप हैवी चीज़ें ना उठाएं या काम ना करें या ये चीज़ें ना खाएं, तब तक आप प्लीज़ अपनी तरफ से खुद कुछ ना करें। एक्टिव होना एक सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेगनेंसी में, जो आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको अपने कामों को देखना होता है, सब कुछ करना होता है। आप देखें हमारे यहाँ डोमेस्टिक स्टाफ जो आता है वो काम भी कर रहा होता है, बच्चे उनकी डिलीवरी से पहले तक वो काम कर रही होती हैं ख़वातीन। और इसी तरह आप बाहर कंट्रीज़ में भी देखें तो लड़कियां काम भी कर रही होती हैं, एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं, वर्कआउट के लिए भी जाती है। हमारे यहाँ थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में या उनको फॉलो करने में। इस पे हम आज बात करेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा था और सबसे मेन इशू आपकी न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट भी होंगी, हार्मोन्स भी की डॉक्टर भी होंगी, उनसे भी बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी कि आपने हर चीज़ प्लान करके करनी होती है। बिकॉज देखें प्रेगनेंसी एक अहम किरदार, एक अहम हमारा जो है वो रोल है हमारी ज़िंदगी का कि ख़वातीन की जब शादी होती है लड़कियों की, तो ज़ाहिर है आपने अपनी फैमिली भी बढ़ानी होती है। उसके लिए आपको अच्छी न्यूट्रिशंस खानी है, अच्छे तरीके से अपने जो है लेवल्स को चेक करना होता है, आपके कितना ब्लड प्रेशर है, क्या है, सब चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो आज डॉक्टर्स मौजूद हैं वो जो बात करें हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। ख़वातीन के लिए, माओं के लिए एक बड़ा मसला होता है बच्चियों को शादी से पहले डॉक्टर्स पे ले जाना, कि कोई ख़ानदान वाले को ऐसी बात ना कर दें कि क्यों जी गायनेकोलॉजिस्ट के पास बच्ची जा रही है या क्यों जो है हार्मोनल डॉक्टर हार्मोन्स दिखाने अपनी जा रही है। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़े से इस चीज़ में लेट बैक हैं कि हमें डर लगता है कि हम डॉक्टर्स पे नहीं लड़कियों को ले जा सकते। छोटी उम्र से ही बच्चियों का चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए जब उनकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाऊँगी डॉक्टर निदा शकील, जो कि एक जनरल फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। आ जाएं प्लीज़।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, प्लीज़ हैव अ सीट। और हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, उनको बुलाएंगे। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी इज़ अ जनरल फिजिशियन ऑल्सो, डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? सलाम, मैं बिल्कुल प्लीज़ हैव अ सीट। आप दोनों ने सुन तो लिया है कि हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अबाउट प्रेगनेंसी और हार्मोनल इश्यूज होते हैं। मैं चाहूँगी कि मैं डॉक्टर आपसे स्टार्ट करूँ। मैं आई वांट टू स्टार्ट बिफोर मैरिज। जो लड़कियों को हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं या पीसीओज हैं, पीसीओज सबसे बड़ा मसला है लड़कियों का, उससे उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब भी रहते हैं एंड देन दे गेट एक्नी, फेशियल हेयर है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पीसीओज हैं क्या? पीसीओएस जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब ये, आई होप मैं यू कैन हियर मी, बिल्कुल 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 आई कैन। इसमें छोटी 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 सिस्ट बन जाती हैं ओवरी के अंदर और ओवरी का फंक्शन जो है ना वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये सारी ज़िंदगी तकरीबन रहता है, ठीक है। इसमें आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब हो जाती है, पीरियड्स रुक जाते हैं, किसी को रुकने के बाद ज़्यादा आ रहे होते हैं, मोटी हो जाती हैं लड़कियां, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, गर्दन ख़राब हो जाती है, काले धब्बे पड़ जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा बाल गिरने लगते हैं, फेशियल हेयर ज़्यादा आ रहे होते हैं, एग्जैक्टली। और इसमें जो ओव्यूलेशन, जो अंडे बनते हैं ओवरीज से, वो जो है ना डिस्टर्ब होता है। तो इनिशियली तो लड़कियों को कुछ साइंस आना शुरू होते हैं, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए और फेशियल हेयर आ गए, मोटी हो गई लड़कियां, ठीक है। अब कुछ जो ख़ानदान में ही होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, भरी भरी है ये, उस तरह से जो है ना वॉक और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट कुछ लोगों में नहीं है। खाना खाना है, जंक खाना है, ये वो। बाद में क्या होता है, जब शादी हो गई, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फिर आते हैं डॉक्टर के पास कि अब क्यों नहीं हो रही। तो फिर हम वो तो कहते हैं पहले से ही मोटे, अगर मैं उनसे कहूँ कि वज़न कम करें, ठीक है, आपके हार्मोन्स इस वजह से डिस्टर्ब हो, कहते हैं कि हम तो हमेशा से ही है, बेबी फैट जो लेके बच्चियां चलती हैं। और ये बड़ा गलत है कि प्लीज़ मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बेबी फैट एक सर्टेन एज है जिसमें बेबी फैट अच्छा लगता है। ग्रोइंग एज जब बढ़ती जाती हैं लड़कियां, उनका बेबी फैट वहीं रोक लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम पीसीओएस को और कंटिन्यू करेंगे, बट पीसीओएस की जो रूट कॉज है, हमारा खाना पीना, हमारी किस तरह की डाइट है। डॉक्टर आयशा, क्या खाना पीना जो है वो पीसीओएस को जन्म देता है? खाना पीना पीसीओएस को हम कह सकते हैं कि एक हद तक जन्म देता है, क्योंकि पीसीओएस का ताल्लुक वज़न से बहुत ज़्यादा, जी, ठीक है। और वज़न हो गया या लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं वो है। क्यों पीसीओएस हर दिन के साथ साथ या हर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है? अगर 10 ख़वातीन या 10 बच्चियां बैठी हुई हैं तो उनमें से 4 या 5 क्यों पीसीओएस का शिकार है या वज़न की ज़्यादती का शिकार है? क्योंकि जो हमारी डाइट है उसमें सैचुरेटेड फैट्स, उसमें जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, उसमें ना घर के खाने का इस्तेमाल, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। वर्जिश का ना होना, ठीक है, स्ट्रेस का बढ़ जाना और उसके बाद रात को देर तक जागना, दिन में सोना, तो ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की तरफ लेके जाता है। जो रात के हार्मोन्स हैं वो अपना अच्छा काम रात को अंजाम देते हैं, उस वक्त हम जाग रहे हैं। जो दिन के हार्मोन्स हैं वो हमें जो काम देते हैं, दिन में हम सो रहे हैं। तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होती चली जा रही हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं जाके हार्मोनल जब इम्बैलेंस करेंगी तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि मैं खाने पीने पे जो बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, सबको ही पता है, चिकन इंजेक्टेड है। अब चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, क्या इसकी वजूहात हैं कि हार्मोन्स जो हैं आपके डिसबैलेंस होने लग जाते हैं? देखिए, जो भी चीज़ इंजेक्टेड है, चाहे वो चिकन है, चाहे जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाएंगी। तो हमारी बच्चियां जो हैं वो ज़्यादातर ही आप देखें जो ऑर्डर करती हैं या इस्तेमाल करती हैं, तो वही चीज़ें उनको चिकन पसंद हैं, वो बर्गर्स हैं या फास्ट फूड हैं या वो ऐप्स पे जो कुछ मंगवा रही हैं वो चिकन का इस्तेमाल कर रही हैं और वो हार्मोन्स के तरीके से इंजेक्टेड वाला फूड ही हो रहा है। तो फिर वो वेट गेन की तरफ लेके जाता है। हमने तो ये स्टार्ट कर लिया कि हम लोग देसी मुर्गी का शोरबा बनवाते हैं और कढ़ाई क्योंकि देसी मुर्गी की नहीं बन सकती, तो हम कोशिश करते हैं कि देसी मुर्गी की ही यखनी मैं बच्चों को पिलवाऊं और देसी मुर्गी का ही शोरबा खिलवाऊं, क्योंकि उसमें शायद इंजेक्शन नहीं है और ये फेशियल हेयर के लिए बहुत ज़्यादा
एनी प्रोसेस्ड फूड, एनी प्रोसेस, चाहे वो मुर्गी हो, क्योंकि वो भी प्रोसेस ही होके एक तरह से आ रही है। अब तो सब्जियां भी एग्जैक्टली प्रोसेस्ड हैं, और जो पैक्ड और कैंड फूड्स हैं, और ये एग्जैक्टली जैसे बर्गर्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो भी प्रोसेस्ड है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, पीसीओएस का आपने कहा सारी लाइफ रहती हैं पीसीओएस, बट इसका क्योंकि प्रेगनेंसी से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो अगर अर्ली एज में आपको पता चल जाए कि पीसीओएस है तो फिर इसका क्या इलाज है? देखिए, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल, वजन कम करें। वजन वजन कम किया, वॉक की, एक्सरसाइज की, और जिन लड़कियों के वजन नहीं और उनको पीसीओएस है, हाँ ऐसा भी है, लीन पीसीओएस है, उनके लिए दवाएं हैं। मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, उनके लिए दवाएं हैं कि वो जो है ना, उनका पीसीओ, उनका इंसुलिन लेवल बेहतर रहे, इसके अलावा उनके साइकिल्स रेगुलर रहें, फेशियल हेयर ग्रोथ ना हो, ठीक है। और इसके अलावा जब प्रेगनेंसी के मौका आए, जब शादी हो जाए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए बहुत सारी दवाएं हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये पीसीओ कैन लीड्स टू डायबिटीज़, पीसीओ कैन हैव हाइपोथायरॉयडिज्म विद देम, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जिनको पीसीओ है, उन खवातीन को प्रेगनेंसी में हमल के दौरान की डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा अपना वजन बढ़ाएंगी, जैसे हम प्रेगनेंसी में जैसे आपने कहा बिठा देते हैं और खिलाते रहते हैं, बस ठीक है, तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा वजन बढ़ाएंगी तो हमल के दौरान की डायबिटीज़ भी हो जाएगी। कभी कभार सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और औरतों को आता है। बेशक वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को आगे जाके लाइफ में डिलीवरी हो भी जाए तो अपने आप को चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वजन बढ़ा तो ये सारी चीज़ें दोबारा। ठीक है डॉक्टर आयशा, ये जो मैंने अभी बात की थी, जो इन्होंने अभी रिपीट की, कि हमारा एक बना हुआ है ये कल्चर है कि बस लड़की प्रेग्नेंट हुई, लड़की खुद भी बिस्तर पे ज़्यादा रहना पसंद करती है और वो कहती है बस मैं, सास भी खिला रही है, माँ भी खिला रही है, शुरू से ही उसको इतनी हेवी चीजें कि बच्चा बहुत मोटा, सर्टिफिकेट मिल गया खाने सर्टिफिकेट मिल गया, बस खाते और नो वर्कआउट। अच्छा, अगर वो वर्कआउट करने लगे तो माएँ शुरू हो जाती हैं, ये कोई तो तुम अब वर्कआउट कैसे करोगी, नहीं 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 नहीं, बस हील नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसके बारे में बताएं कि खाने का क्या बैलेंस होना चाहिए? देखिए, हमने तो ये बिल्कुल यही वाली चीज़ें अपना ली हैं जो आप बता रही हैं, और किया भी इसी तरह अब मेरे ख्याल से लड़कियां चेंज हो गई, लेकिन ये ज़्यादातर होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर आयशा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 डॉक्टर्स और होंगी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे कि लड़कियों की प्रेगनेंसी इश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ख़वातीन जो लेट प्रेगनेंसी हो जाती हैं या गैप लेती हैं तो वो नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। वैसे मैंने आपको कहा था कि 2 डॉक्टर्स हमें और ज्वाइन करेंगी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं आपको मिलवा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सलवा नदीम, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर लुबना हाफिज़, जो कि एक और गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम डॉक्टर आयशा से बात कुछ कर रहे थे, उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि प्रेगनेंसी, अब आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों से पूछेंगे कि लड़कियों के जो प्रेगनेंसी के इश्यूज हैं, जी खाना पीना शुरू कर देती हैं। हाँ, तो उसमें ज़्यादातर जो होता है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि लड़की का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, अब उसके ऊपर हर तरफ से पूरी तोप के गोले जो होते हैं ना वो बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक होती है जिसमें कहा जाता है आराम करो, एक होती है जिसमें कहा जाता है किचन से बिल्कुल बाहर ना हो। हाँ, ये 2 किस्म के लोग हैं ना, हमारे कल्चर में 2 किस्म के लोग, 2 किस्म के लोग हैं सोसाइटी में, कि वो कहते हैं या तो बहू सिर्फ किचन में काम करती रहे और करती ही रहे, बेशक उसकी तबीयत ख़राब है नहीं है, और एक हैं जो कहते हैं उठो ही ना, ठीक है। अब दोनों ही किस्मों में पिसना तो उस बेचारी में है, ठीक है। अब घर भी बसाना है, क्या करें। तो अगर दोनों ही सूरतें हैं तो उसमें डाइट तो बैलेंस्ड होनी ज़रूरी है। अब जो अगर ओवर ईटिंग करा रहे हैं या अंडर ईटिंग करा रहे हैं, जुल्म तो उस बेचारी के साथ हो रहा है। जो ओवर ईटिंग करवा रहे हैं ना, कि जो कुछ एक खाओ, मतलब शाम में तिक्के कबाब और रोल और पराठे और पंजीरियाँ और ये सारा कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसमें ओवरवेट जो हो जाती हैं लड़कियां या बच्चियां, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी माँ को उठाने पड़ते हैं और बेबी को भी, क्योंकि बर्थ वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं।
और जो अंडरवेट बच्चियां हैं कि इधर बहू एंटर हुई और अगले दिन से सारे सर्वेंट्स भी छुट्टी हो गए और वो झाड़ू और पोछे और घर के सारे काम और खाना भी ख़त्म और ये वो, तो वो अंडरवेट अगर लड़की हो रही है उसको एनीमिया भी है, खून की कमी भी है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी, खुराक देनी नहीं है, काम करवाना है, नौकरानी आई है, तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो डाइट शुड बी बैलेंस्ड। और एक और सबसे बड़ी मिथ ये कि प्रेगनेंसी डजंट मीन ओवर ईटिंग, इट नीड्स ओनली एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज एनी हेल्दी। उसमें आपको फल देना है, सब्जी देनी है और प्रोटीन ऐड करना है। तो ना बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में देना है, ना उस बेचारी का खाना ख़त्म करना है। चपाती ले, सालन ले, हम डाइट प्लान भी डिस्कस करेंगे, उसमें फल ले, सब्जी ले, दूध 2 दफ़ा ले, अंडा भी ले, गोश्त भी ले, एंड दैट्स इट। ठीक है। और अपनी नॉर्मल रूटीन रखें, ना बिस्तर पे सोना है, ना बिल्कुल काम करना है। डॉक्टर सलवा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि हम हार्मोन्स पे भी हमने बात कर ली, तो अभी इसको मज़ीद और हार्मोन्स के साथ कनेक्ट करेंगे कि हार्मोन इश्यूज जो होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस या आपके अंदर पीसीओज हों, तो क्या वो प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम कर सकते हैं? प्रेगनेंसी कंसीव करने में टाइम लग सकता है, स्पेशली इफ़ यू हैव इरेगुलर साइकिल्स। ठीक है। जिन बच्चियों को प्रॉब्लम होता है कि पीरियड देर से आता है, तो उनकी ऑब्वियसली ओव्यूलेशन भी थोड़ी डिलेड होती है या कभी कभी नहीं हो रही होती है। सो स्पेशली पीसीओ में मैं कहना चाहूँगी कि पीसीओ में 2 चीज़ें, एक है कि सिर्फ आपकी अल्ट्रासाउंड में ओवरीज पीसीओ हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, लेकिन अगर उसके साथ आपको सिम्टम्स हैं, जैसे आप लोग सुबह में बात कर रहे थे कि फेशियल हेयर है, एक्नी है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, या डेंजरस नहीं लेकिन इरेगुलर पीरियड्स हैं, प्लस स्पेशली वेट इश्यूज़ हैं आपके, बहुत ज़्यादा आपका वेट फ्लक्चुएट कर रहा है। सो उन बच्चियों के टेस्ट जब हम कराते हैं उनमें इंसुलिन लेवल उनका हाई होता है। उन बच्चियों को जिनको इंसुलिन लेवल हाई होता है उनको पीरियड इरेगुलर होते हैं, उसकी वजह से कंसीव करने में टाइम लगता है, कभी कभी उनको मेडिसिन देनी पड़ती हैं हेल्प करने के लिए, ताकि उनकी जो है ओव्यूलेशन हो और उनको प्रेगनेंसी हो। फिर उनमें मिसकैरेजेस का रिस्क भी ज़्यादा होता है। जी। फिर आगे चल के शुगर, ब्लड प्रेशर, ये रिस्क भी होते हैं, ओबेसिटी ऑब्वियसली। शुगर, ब्लड प्रेशर, मैं चाहूँगी कि आप से पूछूं कि शुगर ब्लड प्रेशर में लड़कियाँ दवाई रोक देती हैं अगर उनको प्रेगनेंसी जैसे कंसीव कर लिया और डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर मरीज़ हैं तो वो रोक देती हैं, इज़ इट सेफ? नो, सबसे पहले तो प्री कॉन्सेप्शन विजिट का जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ है या पहले से ब्लड प्रेशर है तो उनको पता होना चाहिए कि उनका HbA1c लेवल क्या हो। वो पहले से प्रेगनेंसी का एक तो प्लान होनी चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए पहले डॉक्टर से विजिट करें कि क्या मेरी शुगर ब्लड प्रेशर इस रेंज में है, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कभी कभार प्रेगनेंसी के अंदर पता चलता है कि आपको शुगर है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान की डायबिटीज़ कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर जो पहले से शुगर वाली पेशेंट्स हैं वो शुगर की दवाएं या तो खाती रहती हैं जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है, क्योंकि दवाएं भी चेंज होती हैं और समटाइम्स इंसुलिन देनी पड़ती है। अच्छा, कभी कभार वो लोगों के कहने पे छोड़ ही देती हैं कि जी दवा तो हार्मफुल है, बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर टाइप 1 डायबिटिक है जो हमेशा से इंसुलिन लगाती आ रही है, वो इंसुलिन छोड़ देगी कि जो नीडल जो है ना बच्चे को लग जाएगी अगर मैं पेट पे लगाऊं। ऐसी बातें, तो ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं। डॉक्टर मुझे बताएं कि ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरा आधा ख़ानदान आपका डॉक्टर बन जाता है, ये उन लोगों का क्या किया जाए? उन लोगों का देखिए कुछ भी नहीं किया जा सकता उनसे आप लड़ नहीं सकते, ये एक फौज है। हाँ, अच्छा, ये होता है कि हमारे यहाँ जो तबका जो ज़्यादातर जो मतलब प्रेग्नेंट खवातीन है ना, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ दरमियाना या लोअर तबका ज़्यादा है, उनके बच्चे होते हैं, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं। अनप्लान्ड है, बिल्कुल। दूसरा ये होता है कि उनको अपना जो एक 1000 डेज हम काउंट करते हैं, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम कहते हैं आपकी प्रेगनेंसी के 1000 डेज होते हैं। मीन्स ये कि आपके वो डेज जो एंटीनेटल थे उससे पहले के भी, जैसे पीरियड ना अगर डायबिटिक है तो हमारे यहाँ लोगों में अभी भी इतना शऊर नहीं है, आगाही देने के बावजूद कि अगर कोई मतलब खातून प्रेग्नेंट होना चाह रही है तो हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेग्नेंट हो गई तो अब वो कहती हैं अब हो गया तो हो गया। अब उसी दौरान को उसने वो पीरियड को भी गुजार दिया, जो बच्चा एक लैक्टेशन मदर थी वो पीरियड उस बच्चे का भी गया, इस मदर का भी गया। फिर वो पता चलता है कि उसके बाद भी कोई वो फैमिली प्लानिंग नहीं करती, फिर वो दोबारा कंसीव कर लेती है। तो इस चीज़ को आप कितनी भी आगाही कर लें तो समझे 40% आपका रेशो जो है ना इन चीज़ों को ना वो करता है अडॉप्ट के हमें ये करना है। अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं है, बेहंगम जो ख़वातीन हमारी चल रही हैं जिनको आगाही दे दे के कि आपको ये करना है, ये नहीं खाना है, आप फैमिली प्लानिंग करो, यहाँ हमारी ख़वातीन को अभी भी वो शऊर है ही नहीं। नहीं, लेकिन देखें ना, अगर वो करना भी चाहें तो उनको करने नहीं दिया जा रहा होता। तो पीआर प्रेशर्स आपके ऊपर इतने होते हैं ना,
बास फैमिलीज ऐसी बहुत हैं peer pressure है, कि बिल्कुल, मतलब अगर 3 भाई हैं, बिलफर्ज हमारे पास एक फैमिली आती है, 3 भाई हैं, एक बहू के यहाँ उन्होंने कंसीव करा, ठीक है, 2 के नहीं हो रहा, उनके यहाँ कोई इश्यूज हैं, अब वो डिस्कस भी नहीं करते। अब एक बहू को 9वां बच्चा है, 2 को नहीं है। अच्छा, वहाँ सास कहती क्या है कि मेरे 2 बड़े बेटों को नहीं है, 2 शादियाँ कर दी, तो फिर इसी से पैदा करवाते इसी से हो। पैदा करवाओ। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है ना। अब वो कहते हैं कि हमारी नस्ल चलेगी कैसे? अब उसकी 4 बेटियां हैं या 5 बेटे हो चुके हैं, फिर वो मजीद अभी पता नहीं ये कौन सी नस्ल चला रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती। आगे पीछे जब नस्ल चलाते हैं यही लोग जो होते हैं, ये जब पैसा बांटने की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं। नस्ल तब चलानी होती है सिर्फ बच्चे पैदा कराने के लिए। जब बंटवारे होंगे ना, यही नस्ल ऐसे इनको बुरी लगने लगेगी ना, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत चेंज आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है कि अब जो डोमेस्टिक स्टाफ भी आ रही होती हैं, ख़वातीन मासियाँ हैं, ये कहती हैं नहीं बाजी 2 बच्चे काफ़ी हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ देख के कि अब इनको शहूर आ गया है कि नहीं बाजी कहाँ से पूरा होगा। 40% मैं कह रही हूँ ना आ चुका है, बिल्कुल आ चुका मगर है, फिर भी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हम अगर इसको कंटिन्यू ये खवातीन रखें ना, जो शहर में आके काम कर रही हैं, तो उनको पता होता है कि घर में सुनती हैं, देखती हैं, मगर उनका फैमिली बैकग्राउंड वही है। मगर वो जब हमारे घरों में आती है ना, तो हकीकत है उनको कुछ चीज़ें जैसे हमने कहा, सुना, देखा, तो उनमें ये शऊर आता है कि हाँ इतने बच्चे करके हम देखो बिल्कुल मासी ही है। भाई तुम मासी हो, जरूरी थोड़ी कि बच्चे भी मासी बने। इनको कम से कम कुरान पाक पढ़वाओ, कुछ नहीं तो दीनी तालीम अपनी दो, कुछ इनको दुनियावी तालीम दो, तो थोड़ा रेशो आप 40% कह सकते हैं। जो अभी हमने मिस, क्योंकि वो अच्छा पॉइंट है कि मिस कैरेजेस की आपने बात की, मिस कैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ख़वातीन को। मेरे 3 मिस कैरेज हुए हैं और बड़े मेजर मिस कैरेज हुए हैं मेरे। तो ये मैं चाहूँगी कि हम हार्मोन से स्टार्ट करें कि क्या ये हार्मोनल इश्यूज होते हैं कि आपके मिस कैरेजेस होने लगते हैं? दोनों तरफ से होते हैं मिस कैरेजेस। मतलब कभी कभार ये फीमेल्स की भी कॉज होती है, कभी कभार मेल्स की भी कॉज होती है। प्लीज़ ये मैं चाहती हूँ आप बोलें कि ये लोगों को लगता है कि सिर्फ बेचारी औरत का कसूर है कि वो कंसीव करती है और फिर उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो उसमें कोई खराबी है। प्लीज एक चीज़ और कि अगर कंसीव नहीं कर पा रहा कोई कपल, ठीक है, अगर फीमेल 35 से अबव है तो 6 महीने, और अगर 35 से बिलो है तो 1 साल तक वेट करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप टेस्ट शुरू कराएं, और दोनों को पैरेलल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, मियाँ बीवी दोनों को, सुन लें ये और दान इलाज खोल भी के दोनों को साथ कराना पड़ता है। और 50% केसेस में इनफर्टिलिटी फीमेल्स और 50% में मेल कॉज भी होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी है, 50% आधे आधे का रेशो है, ठीक है। तो ये तो पहले कॉन्सेप्ट होता क्या है कि मेरे पास फीमेल्स आ रही हैं कि जी मेरा इलाज कर दें, ठीक है, मेरा हस्बैंड सपोज करें चला गया है, बाहर रहता है, छोड़ के चला गया है, या मुझे अपने घर वालों के पास छोड़ दिया है कि तुम अपना इलाज करो। अब मैं उसको इलाज करूं कैसे जब तक हस्बैंड के टेस्ट नहीं है, तो कहाँ से इलाज कैसे पता चलेगा? ये देखें। तो और ये कुछ हमारी मर्द हजरात की जो माएँ हैं ना लड़कों की, वो भी डॉक्टर पे नहीं जाने देती कि तुम में थोड़ी कोई ख़राबी हो सकती है। मतलब ये कैसे डिलूजनल सी बात है कि आदमी में ख़राबी नहीं हो सकती। वो आती पहला जुमला अगर आप बोलेंगे कि आपके बेटे का भी टेस्ट होगा, नहीं डॉक्टर साहब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा, क्या लड़कों की भी डाइट के लिए बेहतर होनी चाहिए? बिकॉज कपल को कंसीव साथ करना है, तो क्या कपल लड़कों की भी डाइट का इश्यूज होते हैं? बिल्कुल, प्लीज इस पर भी मैं चाहूँगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ख़वातीन जब ओवरवेट होती हैं या PCOS का वो शिकार हैं, या जब वो हमारे पास आती हैं, तो मैं उनसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएँ तो वो अपने हस्बैंड के साथ आएँ, क्योंकि वजह ये होती है कि इसमें फैमिली कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं हिस्ट्री ले रही होती हूँ तो उनका बेसिक ये होता है कि नॉर्मल ब्रेकफास्ट वो बता रही हैं, एग ले लिया, टोस्ट ले लिया, लंच भी नॉर्मल है, चलो ठीक है, डाइट प्लान के तहत सैलड बता दी, सूप बता दिया, शाम में वो वॉक भी कर रही हैं। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं वो रात को लेट आते हैं और उनको ये होता है कि भाई तुमने डिनर मेरे साथ करना है, ठीक है, या बाहर चलना है। ये डेली की रूटीन है, और उसमें वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि वो मैं बर्गर्स और पिज़्ज़ाज और डेली की रूटीन है कि फास्ट फूड साथ में ना खाऊं। तो वो कपल जो है वो कंसीव भी नहीं कर पा रहा, हस्बैंड ये समझने की भी कोशिश नहीं कर रहा। स्मोकिंग इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। हाँ, और वो इनफर्टिलिटी में स्मोकिंग, और उसके बाद हस्बैंड जो है वो मुसलसल इंसिस्ट करता है कि तुमने मेरे साथ खाना है। तो उसमें हस्बैंड का भी आना ज़रूरी है, साथ में उसकी भी काउंसलिंग ज़रूरी है कि तुम ट्रीटमेंट के लिए अपनी बेगम को भेज रहे हो, तुम चाहते भी हो कि उसकी पीरियड्स रेगुलर हो, ठीक है, पीरियड्स के रेगुलर होने के लिए वेट लॉस ज़रूरी है। तुम लोगों ने कंसीव करना है तो तुम कैसे चाहोगे कि तुम्हारी बेगम का वजन कम हो? तुम उसको खुद ही फोर्स करते हो। एक अच्छी बात है
कि हस्बैंड अकेला नहीं खाने जा रहा लेके साथ जा रहा है उसको, हाँ, लेके साथ जा रहा है खाने साथ खिला रहा है कंपनी के लिए। अच्छा, लेकिन हस्बैंड भी बहुत ओवरवेट निकलता है। हाँ, यही ठीक मैं है? चाह रही थी कि तो उसमें उसके भी टेस्ट हो जाते जी। हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्पर्म्स की जो प्रॉब्लम होती जी। है वो उसके टेस्ट के अंदर भी जी, निकलती है। जी। तो दोनों साथ आए, देखिए दोनों की ये कॉपरेशन होती है, दोनों की ये एक बॉन्ड है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अब जो क्लिनिक्स होते हैं गायनी के, उसमें भी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बुलाया जाता है साथ जी, में। तो जी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि लड़कियां शादी आजकल होती है तो फ़ौरन से उनको होता है कि नहीं, हम अभी अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं और अभी हमने बच्चा नहीं पैदा करना, तो उसके लिए वो प्रिकॉशंस अपनी पहले से प्रिकॉशनरी मेडिसिन लेना शुरू करती हैं। पहले आप बता दें कि क्या इज़ इट सेफ और कितना गैप देना चाहिए? लेकिन सबसे पहली चीज़ कि ये सेफ तो है नहीं। वो एक मेंटली तौर पे कि कोई अगर पढ़ रही है, या ये 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे पास आती हैं बच्चियां आई, या यंग एज में शादी हो गई, या मेडिकल में है, 4th ईयर में है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी हम हाउस जॉब के बाद कंसीव जी, करेंगे। जी। शादी तो हो गई जी। शादी होना मीन्स ये कि विद इन अ ईयर आप कंसीव कर लें विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए। अब ये जो फैमिली प्लानिंग के ये लोग लेना शुरू करती हैं, हार्मोनल्स इम्बैलेंस आपके कर जी, देते हैं। जी। कुछ बच्चियां ऐसी देखी कि वो तकरीबन 2 साल से ले रही थी और अब वो हाउस जॉब उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा हम हाउस जॉब के एंड तक चाह रहे हैं कि हमारी डिलीवरी हो जाए, अब कंसीव नहीं वो कर पा रही। उसमें क्या होता है, उनके हार्मोन्स जितने भी है ना इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं, जी। साइकिल उनकी इरेगुलर हो जाती है। अच्छा, मेंटली ट्रॉमा में भी होती है कि बिल्कुल। कभी भूल गई तो कंसीव ना कर लें, कर लिया तो उसको खुद से वो सेल्फ मेडिकेशन भी ले कर लेती लेती हैं। हैं, बिल्कुल। ये मैं एक बिल्कुल रियल स्टोरी आप बता रही बिल्कुल हूँ। सही कह रही हैं और Real ये story। होता है। रियल स्टोरी एक जो बच्ची मतलब अंडर ग्रेजुएट थी, ये उसकी मैं बता रही हूँ। अब ऑलमोस्ट उसको तकरीबन 2 साल हो गए, नहीं हो रहा। अब वो बेबी कंसीव नहीं कर जी, रही। जी। इतने इश्यूज उसके डेवलप हो चुके हैं। एक्चुअली जब मैं जिस ज़माने में डॉक्टर्स पे जाती थी तो तब मैंने एक लड़की देखी जिसकी बड़ी अम्मी भी परेशान बैठी हुई थी और वो मुझसे डिस्कस कर रही थी। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लड़कियों को ये मैसेज मिले कि उसने गैप दिया जी, मियाँ बीवी घूम रहे हैं फिर रहे हैं, गैप दिया। जब टाइम आया कंसीव करने का तो उनको पता चला कि जी बच्चा ही नहीं हो रहा। तो आपने इतने शुरू से गैप दे दिया कि आपको पता ही नहीं चलता, आप बर्थ कंट्रोल्स पे चले जाते हो। मैम, बर्थ कंट्रोल्स लेना, अच्छा जिनको पीसीओएस होते हैं उनको पहले से भी बर्थ कंट्रोल्स दिए जाते हैं, वो देना सेफ है? देखिए, हम ना बर्थ कंट्रोल पिल्स ओवरऑल सेफ होती हैं। आजकल जो नई मेडिसिन हैं उनमें बहुत लो डोज मेडिसिन होती हैं, एंड अगर आप प्रॉपरली अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन ले रहे हो विद लिमिटेड लाइक सुपरविजन एंड लिमिटेड टाइम के अंदर, लाइक 2 साल 3 साल, तो दे आर प्रीटी सेफ। ठीक है, कोई उनके ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। राइट आफ्टर प्रेगनेंसी व्हेन दे स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस, हाँ, राइट आफ्टर मैरिज, जी। हाँ, दैट इज़ ऑल्सो एक ओके, बिकॉज देखो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज, जैसे किसी को जॉब करनी है, करियर करना है, बट द थिंग इज़ कि हम कहते हैं कि आप डिलेड प्रेगनेंसी ना करें, लाइक 35 एंड बियॉन्ड। शादियां ही अब देखें 27-28 के बाद हो रही हैं। एग्जैक्टली। सो अब हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि जो हम ओवरीज के हार्मोन चेक करते हैं कि प्रेगनेंसीज क्यों नहीं हो रही, तो समहाउ हमारे ओवेरियन हार्मोन्स बहुत ख़राब आ रहे हैं, हमारा AMH ख़राब आ रहा है, FSH। तो अब हमें रीज़न नहीं पता, वी डोंट नो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या कोविड के बाद ये फिनोमेना है, सो सबके हार्मोन्स ख़राब हो रहे हैं। तो अब होता क्या है कि अगर आपने करियर के लिए या आपने किसी भी रीज़न के लिए प्रेगनेंसी डिले की तो और फर्दर डिले हो जाता है। सो ओवरऑल बर्थ कंट्रोल पिल्स आर सेफ, बट यू शुड टेक देम विद इन लिमिट्स, लाइक 1 ईयर 2 ईयर, जब तक आप अपना कर लें। लेकिन बियॉन्ड 32-33 कोशिश करें कि प्रेगनेंसी डिले ना करें। अच्छा, प्रेगनेंसी अगर ऑटोमेटिकली डिले हो रही है कि हो ही नहीं, ट्राई भी कर रहे हैं और नहीं हो रही, तो क्या आपको कितने अरसे तक डिसाइड करना चाहिए कि आपको आईवी करा लें या जो होता है? देखिए, ये किसी की कोई स्पेसिफिक ना एज पे नहीं है। रीज़न तो पहले पता चले कि क्यों, और अगर कोई रीज़न नहीं है तो उसमें देखें कि IVF का भी एक क्राइटेरिया होता है ना, कि अगर आप IUI पे जाते हैं, IVF पे जाते हैं, वो फिर एक स्पेसिफिकली वो होता है कि ये होगा तो ऐसा होगा जी, ये होगा तो ये। अगर 35 एज हो गई है और अनटिल अनलेस किसी भी वजह से कोई रीज़न भी नहीं है, तो मैं समझती हूँ 35 से गो फॉर इट। हाँ,
डेफिनेटली अर्लियर भी जा सकते हैं अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड जो केसेस होते हैं ना जिनमें कोई रीज़न नहीं पता चल रहा, तो उनमें 15-20% ऐसे होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो प्रेगनेंसी डिले हो रही होती है, अगर ट्राई भी कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसमें क्या इश्यूज हैं, उसके क्या टेस्ट होते हैं जो कराने चाहिए? मेडिकल बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी डिले हो रही है तो सबसे पहले तो आप अपना डायबिटीज़ का वर्कअप कराएं, अपना थायराइड का वर्कअप कराएं, ठीक है। It's कभी all कभार intertwined. हिडन सब क्लिनिकल चीज़ें चल रही होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे मर्दों के अंदर जिंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जिंक की डेफिशिएंसी है, मर्दों के अंदर भी डायबिटीज़ है। सबसे पहली बात एज बहुत मैटर करती है, फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। कुछ लोगों की फैमिली में जेनेटिकली बच्चे नहीं हो रहे होते, यानी ठीक है, तो बहन के कितने बच्चे हैं या भाई, जैसे अब लड़के हैं तो आपके भाई के कितने बच्चे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। कुछ लड़कियों में ओवेरियन फेलियर हो जाता है बहुत अर्ली एज पे, ठीक है, तो उसका कोई रीज़न भी नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें, वही बात है कि डायग्नोसिस, और अगर कोई डायग्नोसिस नहीं बन रही है और स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंसीव, तो एग्जैक्टली IVF पे जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि 37 से पहले पहले अगर आप IVF कराएंगे तो उसकी जो वो है सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है। बिल्कुल। बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन हो रही है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी ब्रेक पे जाने से पहले, कि हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है कि अगर बच्चा लेट हो रहा है, डॉक्टर को दिखाने के बजाय हम बाबा फ़कीरों पे चले जाते हैं कि जी ये डॉक्टर को नहीं दिखाते, ऐसे बच्चे आराम से हो जाएंगे, कोई वहाँ से तावीज़ गंडे कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, एंड उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चियों को कोशिश करें, फौरी तौर पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर बच्चियों को PCOS हैं या कोई भी ऐसी आपको चीज़ नज़र आ रही है, तो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर, अ गायनेकोलॉजिस्ट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रेगनेंसी पे हम बात करें। प्रेगनेंसी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। प्रेगनेंसी के पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सी लड़कियों को डिप्रेशन होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन होता है, शादी के फ़ौरन बाद डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि अभी 4-5 महीने नहीं होते और घर वाले शुरू हो जाते हैं कोई खुशखबरी। मतलब लड़कियां ये भी नहीं कि बहुत लंबा गैप लें, जो अभी हमने बात की डॉक्टर लुबना से कि लंबा गैप भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये भी ना करें कि बच्चियों को प्रेशराइज़ करें, कपल को प्रेशराइज़ करें कि भाई फ़ौरन बच्चा पैदा कर लो। डॉक्टर साहब, ये बड़े केसेस आते हैं कि लड़कियों को कहा जाता है 3 महीने नहीं होते, वो बेचारियाँ डॉक्टर पे आ जाती हैं कि जी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही। ये मोस्टली अभी देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बस 3 महीने, क्योंकि वो असल में फैमिली का जो प्रेशर उनके ऊपर होता है। दूसरा, उनकी जो फैमिलीज़ में ऐसा होता है ना, किसी ने गैप लंबा लिया और 1 साल तक बेबी का नहीं सोचा या नहीं हुआ, पता चला वो हाइपर स्टिमुलेशन में चली गई। अब वो कोरिलेट करते हैं, जो आप दरमियानी तबके के लोग देखें ना, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, रिसर्च में नहीं जाते। अच्छा, फिर क्या हमारे यहाँ, मैं ये कहूँगी कि आप फ़ौरन ही वो ना यूट्यूब पे जाके बच्चियाँ के 3 मंथ्स हो गए, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, उसमें इतनी सारे मशवरे। डॉक्टर गूगल, हाँ डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगी डॉक्टर गूगल के ऊपर? जो लड़कियाँ ये और प्रेशर में आके करती हैं, बेचारियों को खुद थोड़ी होता है कि इस तरह के केसेस आते हैं, फिर क्या मैं उनको काउंसिल करती हूँ कि देखो, एक तो समझाना ज़रूरी है कि देखें ओव्यूलेशन को आपको महीने में 1 ही दिन हो रही है ना जी। सो ज़रूरी नहीं कि उस चांस पे आप कंसीव कर लें। तो उनको एक तो हम टाइम इंटरकोर्स का थोड़ा सा समझा देते हैं कि भाई ये डेज हैं आपके। जी वो भी ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करिए कि वो फ़ौरन जब साइकिल ख़त्म हो तो कितने दिनों में? साइकिल का बेसिकली साइकिल जो आपका जो पीरियड आता है उसका फर्स्ट डे से अगर आप स्टार्ट करें, एक रेगुलर 7 डेज होते हैं ना, तो अगर किसी को रेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं तो रफली हम कहते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से अगर आप काउंट करें तो डे 11, 12, 13, 14, 15, सो डे 11 से 21 ये बेसिकली टाइम होता है जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है। कोशिश करें कि ये डेज मिस ना करें, ठीक है। दूसरा, मैं उनको समझाती हूँ कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखें अपना। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। अगर आप किसी किस्म की ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, वो आप बंद कर दें, ठीक है, या एटलीस्ट कम कर दें। कोई उनकी मेडिसिन हमें चेंज करनी हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, तो वो हम उनकी एडजस्ट करते हैं। किसी का वेट ज़्यादा हो वो कम कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं बेसलाइन चीज़ें कुछ टेस्ट हैं, जैसे आप एनीमिया रूल आउट कर लें कि खून की कमी तो नहीं है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे यहाँ आजकल बहुत कॉमन है
कि अगर वो है तो उसको ट्रीट कर लें। बहुत हाई फाई टेस्ट ना करें। 3 महीने में भी अगर कोई बच्ची आपके पास आ गई है, थायराइड टेस्ट कर लें, जो चीज़ें हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉमन है, डायबिटीज़ रूल आउट कर लें, एंड देन उनको अगर आप सिंपल मल्टीविटामिन्स दें और ये चीज़ें समझाएं तो वो कंसीव कर लेते हैं। थोड़ा सा हार्मोनल ग्लैंड्स का भी इशू होता है कि आपके कोई ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, वो भी प्रेगनेंसी को स्टॉप कर रहे होते हैं। ये वही चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे डायबिटीज़ है वो भी पैनक्रियास और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई आपको ऐसी चीज़ हो जाए, हार्मोनल इशू, बिल्कुल हो सकती है। फर्स्ट टाइम आपको प्रेगनेंसी में पता चल सकता है कि आपको थायराइड का इशू है, चाहे हाइपर थायराइड चाहे हाइपोथायराइड, ठीक है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया मतलब पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन ज़्यादा निकल रहा है, बहुत सारी दवाएं आपको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करा देती हैं तो कंसीव नहीं कर रही होती लड़कियां, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है सिंपल ज़बान में। इसी तरह शुगर भी एक हार्मोनल मसला है, तो अगर वो अंदरूनी है और आपको पता नहीं है तो ये जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हार्मोनल मसले में ही आएगा। तो ये सारे हार्मोनल मसले। लेकिन ये जो खवातीन लड़कियों को घर वाले कह देते हैं कि ये जैसे इंसुलिन नहीं लगानी, बच्चे पे इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा कोई तो कुछ नहीं होगा। प्रेगनेंसी के अंदर कट ऑफ्स बड़े हम टाइट करते हैं, मतलब शुगर जो है वो फास्टिंग जो है वो 90 से 95 90 से नीचे होनी चाहिए, और अगर जो रैंडम किसी भी खाने के 2 घंटे के बाद करें तो 120 से कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट ना। तो उसमें क्या होता है कभी कभार गोलियां, और हर गोली हम दे भी नहीं सकते प्रेगनेंसी में, जो प्रेगनेंसी सेव गोलियां वो 1-2 ही हैं। अगर नहीं कंट्रोल हो रही तो उसके लिए 1 वक्त 2 वक्त या समटाइम्स 3 वक्त इंसुलिन लगानी पड़ती है वक्ती तौर पे। तो पेशेंट्स ये समझती हैं कि वो हालांकि नीडल इतनी सी होती है, 3 mm की नीडल होती है, वो आपकी स्किन के अंदर ही जाके खत्म हो जाती है, लेकिन वो घर वाले कहते हैं कि जी बच्चे को लग जाएगी। उसके इंसुलिन की दवाई जो जा रही है उससे भी कहते हैं कि बच्चे को ये हो जाएगा, वो ये समझते ही नहीं है कि शुगर प्रेगनेंसी में हो सकती है। तो दवा सबसे पहले तो दवा बंद करो। एक तो कॉन्सेप्ट हमेशा से ये रहा है ना कि जी सिर्फ प्रेगनेंसी में एक ही दवाई आप सर दर्द की खा सकते हैं, बस वही अलाउ थी, अब जाके चेंजेस आए। इनफैक्ट पहले से थायराइड किसी को है, लड़की को पता है, अब वो ससुराल जाके एक तो बताएगी नहीं, पहली बात तो ये है कि मुझे कोई बीमारी है, चले ना भी बताए, वो 1 वक्त की गोली खा ले, वो छोड़ ही देती है गोली। तो शादी हो गई, जैसे शादी सब चीजों का इलाज है ना, वो शादी हो गई तो जी थायराइड की गोली छोड़। डॉक्टर आयशा, जब डाइट प्लान बन रहा होता है, क्या उसमें ये भी देखा जाता है कि अगर घर में कोई ऐसी चीज़, गर्म चीज़ नहीं खानी, ठंडा नहीं खाना, ये भी एक बहुत होता है ना कि लड़की बेचारी कुछ खाने लगे, ये नहीं तुमने खाना, ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ज़रा ठंडा गरम का बता। ठंडे गरम का ये बहुत कर देते हैं हमारे यहाँ कि ये चीज़ जो है तुम्हारे लिए ठंडी रहेगी, ये गरम रहेगी, या बच्चे के लिए ये रहेगी। पहला ट्राइमेस्टर है, इसमें ये नहीं खाना, सेकंड में ये नहीं खाना। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि ठंडे और गरम के चक्कर में वो जो बेसिक फूड्स होते हैं उससे डिप्राइव कर देते हैं, ठीक है। अब गरम के अंदर जो बेसिक चीज़ें मना कर दी जाती हैं वो अंडा और गोश्त करते हैं, ठीक है। अब अंडा और गोश्त इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें कि वो बेसिक प्रोटीन्स के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। अंडे से मना कर देंगे, गोश्त से मना कर देंगे कि ये गर्म चीज़ें हैं, ठीक है, और इससे गर्मी, हाँ फिश भी, ठीक है। अब ये इतनी बेसिक प्रोटीन्स हैं जिसकी वाकई उस बच्ची को या उस औरत को ज़रूरत है। उससे क्या होगा कि खून की कमी की तरफ हो जाएगी, उसको होगा एनीमिया, उससे मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आएगा, थकावट होगी, तबीयत गिरी भी रहेगी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन लेवल्स उसके लो होंगे, उससे बेबी पे भी फ़र्क पड़ेगा, और ख़वातीन जो औरत है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट को बैलेंस रखना है, उसमें दूध भी देना है, अंडा भी देना है। डॉक्टर आयशा, क्योंकि ये आप 3-4 से ये मैं कहना चाहूँगी कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है, ऑब्वियसली वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, नहीं दिल चाह रहा होता खाने को, उसमें एक चीज़ है कि फिर डाइट कैसे अपनी बेहतर करें। आपको फ्लूइड्स अगर आपने लेने हैं तो वो भी बाहर आ जाते हैं। सुबह सुबह एक हमें तो टेक्निक बताई गई थी कि सुबह सुबह उठने से पहले हल्का हल्का बिस्किट खाओ, तो उससे आपको नौजिया नहीं होगा। तोड़ के ड्राई या क्रैकर्स या कोई बिस्किट अपने पास रखो। अच्छा, उसमें वो भी बहुत मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर लड़की कुछ भी कंज्यूम नहीं कर पा रही, कुछ भी इनटेक नहीं ले रही, तो क्या उससे अफेक्ट होता है बच्चे की हेल्थ पे? इनिशियली होता है कि वेट लॉस थोड़ा हो सकता है या वेट गेन नहीं हो रहा, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाता है। कुछ सिरप्स भी दे दिए जाते हैं अगर ऐसा हो, लेकिन उसमें अदरक वाला कहवा, ठीक है, उसमें मिंट लेमनेड, उसमें पुदीने के पत्ते बॉईल करके अगर दे दिए जाते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जो घरेलू चीज़ें हैं लाइक मिंट लीव्स है या अदरक वाला जो कहवा है, ये नौजिया को बहुत अच्छे से सेटल करता है। हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर आयशा से अभी मैं जब डाइट का पूछ रही थी तो मैं ये भी चाहूँगी डॉक्टर आयशा आप बताएं, तो अपने ठंडे गर्म का हमें एक्सप्लेन कर दिया। डॉक्टर्स आपका क्या कहना है इसमें कि ठंडा गर्म के ऊपर जो बहुत जोर होता है घर वालों का, या आप लोग क्या मैं कहेंगे? कहती हूँ कोई चीज़ ठंडी गर्म नहीं होती, ये हकीम ज़्यादा कहते हैं हर चीज़ खा सब सकते कुछ खाएं, सेफ खाएं, लिमिट के अंदर खाएं। और घर का खाएं। हाँ जी। घर का खाएं नहीं। अच्छा, घर के खाने से बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल कि वैसे तो हम सभी बाहर का खा रहे होते हैं, प्रेगनेंसी में जो अनहाइजेनिक फूड है ना, जैसे जो अनबॉइल्ड वाटर से, जैसे पानी पूरी, चाट और ये हेपेटाइटिस ई बहुत कॉमन है और इससे डेथ्स वाकई होती हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन डॉक्टर साहब फिर वही तो चीजें खाने को दिल भी चाहता है। लेकिन जो लिवर फेलियर का अच्छा आप कहीं खा सकते हैं लेकिन घर में एग्जैक्टली, और जो लिवर फेलियर का एलिमेंट है ना वो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा है अगर हेपेटाइटिस ई हो जाए। स्पेशली जो चटनियाँ होती है ना वो आप घर में बना लें, चाट वाट। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि बर्फ बहुत लड़कियां खाती हैं, मैं बहुत बर्फ खाती थी। साफ घर के पानी की बर्फ बना के खा लें। की वजह से कमी की वजह से मिट्टियाँ, बर्फ, पेंसिल की नोक, उफ इतनी बर्फ खाती थी मैं, इतनी बर्फ खाती थी कि मेरे घर में लोगों ने बर्फ जमाना बंद कर दी थी। तो ये बर्फ खाने को कितनी आयरन होती है, आयरन की कमी, आयरन की कमी आपके इंडिकेट करती है। देन ये कि बाज लोग आप देखिएगा मिट्टी उनको मट्टी, वो मट्टी भी खाती थी। मुल्तानी मट्टी, नहीं वो जो जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और वो मट्टी पड़ी होती है ना, ये क्रेविंग होती है। मींस कि अगर आपकी बॉडी में आयरन की कच्चे चावल, हाँ ये खाने दिल चाहता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो बर्फ़ खाने की वजह से मुझे नुकसान क्या हुआ और मेरी बेटी को उसका क्या नुकसान हुआ कि उसको बाद में इतनी अब प्रॉब्लम होती है, उसके नज़ले और ज़ुकाम, उसको एकदम से साइनस होने लग जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा तुम और बर्फ़ खाती, लेकिन बर्फ़ रोका भी नहीं जाता ना। वो देखें क्रेविंग्स होती है ना, नहीं है ये वैसे ही अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसी को भी तो है आप कह रही हैं कि ये जो गोलगप्पे, चाट और ये सब चीज़ें ना खाएं, अनहाइजीनिक ना खाएं, क्योंकि वैसे हेपेटाइटिस ई सबको हो सकता है इन चीज़ों से, लेकिन प्रेगनेंसी में लिवर फेलियर कॉज कर देता है। जी। दूसरा ये कि अब तो आपको मार्केट में ना, अगर जो लोग गोलगप्पे नहीं बना सकते तो मैं देखती हूँ वो आपको हाफ डन हुए हुए मिलते हैं। उसमें जो पाउडर आ रहा है जो लाके आप घर के साफ पानी में बना लें, वो गोलगप्पे बन जाते हैं। और अब तो जब यूट्यूब पे देख के मैं बच्चियों से कहती हूँ कि इतने सवाल हमारे लिए लाते हो तो थोड़े से कुकिंग वगैरह की तरफ जाओ, खुद जाओ। बिल्कुल सही कह रही हैं, बजाय कि शी इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रही तो हैं। उसमें क्या होता है, वो इतने सवाल, मैम एक सवाल था हमने कहीं सुना था, मैंने कहा बताओ, सिर्फ यूट्यूब से सुना, ये होती है ओवरऑल लेना एक बात। आप अपने लिए हर बात को क्यों चूज करके लाते हो, घर में कितना खाना, वो मुझे नहीं आता। मैंने कहा इतने सवाल जवाब निकाल लेते हो तो खाना भी बना लो। एग्जैक्टली। सास कहती है कि सुबह उठती है तो हलवा पूरी बाजार से मंगाती है। अल्लाह। अच्छा देखें, हमारे यहाँ एक है क्या मिथ, कह लें एक अजीब सा कि सास ने कहा तो गलत कहा। अब वो सुबह उठ के जब वो हलवा पूरी मंगा के खा रही है, थोड़ा बहुत उसने काम किया, बाजार से जूस मंगा के पी रही है, गलत है, वो भी गन्ने का, बिल्कुल वो भी गन्ने का, ओवरवेट भी है। गन्ने का जूस भी बहुत अच्छा वो से भरा हुआ। शुगर है ही, प्योरली शुगर। देन ये कि वो दोपहर में बिरयानी मंगा के खा रही है। तो ये कौन सा घर है जहाँ सब कुछ बाहर से आ रहा है? वो कहती है ये ऐसी नहीं है, मतलब ये वो घर में सास नहीं फिर पका रही होगी ना, ये भी तो सोचें आप। सास पका रही है, अब वो कहती है कि मुझे तो आदत ही नहीं है। अब ये चीजें अच्छा घर के खाने की आदत, घर के खाने की आदत नहीं है, तो कुछ चीज़ों पे मैं बच्चियों को कहना चाहूँगी कि हमारे पास जो गवर्नमेंट में आती हैं या जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई ऐसा दरमियाना तबका, और जब से ये कोविड आया उसके बाद से तो मैं कहूँगी बच्चियाँ ना और बिगड़ गई। ये जो फूड पांडा ना आपके, मतलब पहले तो ये होता था हमें जाना पड़ता था, बाइक पे जाते हैं आप ना, अब उसमें क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है, रात के 4 बजे भी ना बेल बजी, अब ये कि मुझे क्रेविंग हो रही है। अच्छा हस्बैंड बेचारा नई शादी हुई, वो लिहाज में, अब सास जो बिल्कुल भर चुकी होती है ना, और हमारे पास जब वो आती है तो वो ब्लास्ट होने वाली। नहीं माएँ भी बेचारी टेंशन में, सासों की तो आपको बुरी लगती है, लेकिन आपकी माँ भी वही समझा रही होती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लड़कियों का क्या है कि अगर अम्मी बोल देंगी तो बात सही है, सास बोल देंगी तो गलत है। असल में आजकल बच्चियां ना अम्मियों की भी बातें नहीं सुन रही, मुझे जो नहीं सुनती, वो घर से आदी नहीं है, तंग कर रही हैं लड़कियां, मतलब बहुत कर रही हैं। मतलब उससे देखें एक माशरा लड़के हमारा, भी कर रहे हैं, लड़के भी तंग करते हैं बहुत। आपके लड़के तंग कर रहे हैं, नहीं सुनते वाकई। अब उसमें मुझे नहीं लगता कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, या तो फैमिली हमारी ना जो ग्रिप्स होती थी वो हमारी लूज हो गई। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब इस एज में जाके एहसास होता है कि अम्मी जब कहती थी कि बेटा पोस्ट जो आपकी पार्ट होती है, जो प्रेगनेंसी के बाद का टाइम होता है, उसमें पंजीरी खाओ, ये खाओ, काढ़ा पियो, ये इस वक्त हमें लगता था ये हम नहीं कर सकते,
लेकिन शायद खाया हुआ काम आ गया। अब तो लड़कियों को पंजीरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो डिलीवरी के बाद ना वो ये होगा कि अच्छा हम रोटी नहीं खा रहे, चिकन फ्राइड राइस और चिली मंगवा लें, जी ये जेंडर से मंगवा लें। अब तो मतलब सारे आप सबके नाम ले लें, सबके नाम ले लें आप। और नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और खाने पीने का हार्मोन्स के साथ बहुत एक ताल्लुक होता है कि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे होते हैं जब आप ये चीज़ें खा रहे होते हैं, लाइक जेलीज खा रहे हैं, ये चीज़ें खा रहे हैं, तो ये अफेक्ट करती हैं। ये जो जंक है, जंक सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, सिर्फ ख़वातीन में भी नहीं मर्दों में भी इफेक्ट करता है। जंक फूड तो हर ही को, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कितनी सारी बीमारियां गिनवाए चले बिल्कुल, हार्ट अटैक्स, फालेजी, सारी चीज़ें सारी स्लीप पैटर्न भी, स्लीप पैटर्न जी, क्योंकि ये रात को जब जागते हैं इंटरनेट पे बैठे हुए हैं फोन पे और ये गेमिंग कर रहे हैं, तो आपका स्लीप पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। आपका ये जो हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ लड़कियों को शिकायत होती है, नींद, इंसोम्निया ज़्यादा होने लगता है, क्या उसमें नींद की दवाई ले सकते हैं? लेकिन ज़्यादातर नींद की दवाई हम मना करते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस जिन लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी ले रहे होते हैं, तो उनके डोजेस एडजस्ट करके कम किए जाते हैं। नॉर्मली नींद की दवाई मना इसलिए करते हैं कि इट इज़ नॉट सेफ, एक तो। दूसरी बात ये कि आपको आदत हो जाती है, फिर आपको वो मेडिसिन के बगैर नींद आएगी नहीं। इसके अलावा और कुछ वाइटामिन शुरू किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर्स का मॉनिटरिंग करना कितना ज़रूरी है और डॉक्टर्स को कितने कितने टाइम के बाद चेक कराना चाहिए? प्रेगनेंसी में शुरू के दिनों में तो हम कहते हैं कि शुरू के महीनों में हर 4 हफ्ते में आप ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाइए, 4 से 6 हफ्ते के अंदर। एंड देन उसमें क्योंकि शुरू के कुछ एक तो हफ्तों में अल्ट्रासाउंड होना है, टेस्ट होने, ताकि देख लें खून की कमी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ये सब चीज़ें। और फिर 5वें महीने पर देखना ज़रूरी होता है कि एक डिटेल अनॉमली स्कैन होता है जो बेबी का, देखते हैं कि बेबी ठीक है, तो खुदा न खास्ता उसमें बनावट में कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 7 मंथ में चेक करते हैं, तो हर विजिट में आपका वेट चेक होता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, फिर आपको टेटनस के वैक्सीन्स लगती हैं ताकि आपको टेटनस मिसकैरेजेस की वजूहात जो होती हैं, क्या वजूहात होती हैं ज़्यादातर? मोस्टली अच्छा ट्राइमेस्टर वाइज है ना, जैसे अगर हम देखें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम देखें तो मोस्टली हमारा इन्फेक्शन, मोस्टली हमारा ये आता है कि इन्फेक्शन, और बच्चियों को ये नहीं पता होता कि उनका थायराइड लेवल मतलब अप एंड डाउन है, कभी उन्होंने कराया नहीं होता, बिल्कुल ब्लाइंड होती है इस चीज़ से। वो ये भी नहीं पता होता कि सीबीसी उन्होंने कभी, वो कहती है कभी नहीं करवाया। बिल्कुल। तो मोस्टली जो हमारी वजह होती है ना, तो उसमें यही होता है कि हम उसको रूल आउट करने के लिए कि ये कोई ना कोई बॉडी में उनका ऑलरेडी इन्फेक्शन था जी, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विद इन 12 वीक्स बेबी आपका वो। डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? नहीं, मैं यही, एक तो हार्मोनल मसले होते हैं, दूसरा कोई मसला ना भी हो, कभी कभार जो स्पर्म जेनेटिकली और स्पर्म्स के अंदर भी मेल फैक्टर भी होता है जिसमें अर्ली, ठीक है, कुछ जो एबॉर्शंस अर्ली होते हैं यूजुअली वो बेबी क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से भी एबॉर्ट हो जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये वाले मसले भी हैं जो कि ज़रूरी नहीं होता कि सबको हो, लेकिन ये कॉमन है अर्ली एबॉर्शंस में। तो सब मिसकैरेजेस की अगर बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही होती है, लड़की को बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसी कौन सी मेडिकेशंस हैं जो उसको स्टार्ट कर लेनी चाहिए बिफोर शी इज़ गोइंग टू कंसीव? एक तो उसमें मल्टी वाइटामिन हैं, स्पेशली फोलिक एसिड जिसमें हम कहते हैं, जिंक है, विटामिन डी, आपके एस्कार्ड इज़ नॉट अ मल्टीविटामिन, इट्स अ लो डोज एस्पिरिन। ठीक है। जिन लड़कियों को मिसकैरेजेस 2 एंड अबव होते हैं उनको हम चेक करते हैं, उनके टेस्ट कराते हैं थ्रोम्बोफिलियास के लिए देखने के लिए। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि आपके ब्लड में टेंडेंसी होती है, आपकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो आपके ब्लड को थिक कर देती हैं, उसके वजह से रिपीटेड मिसकैरेजेस, लेटर 7-8 मंथ में आईयूडी, खुदा ना खास्ता बच्चे की पेट में डेथ हो जाती है, ब्लड प्रेशर्स। तो उन लड़कियों को फिर हम एस्कार्ड भी स्टार्ट कराते हैं, एंड देन क्लेक्सेन देते हैं जो इंजेक्शंस थ्रू आउट प्रेगनेंसी लगते हैं, जो ब्लड को थिन कर देते हैं। जी, तो डॉक्टर आयशा, आपने कहा था कि पीसीओएस की कुछ रेमेडीज़ भी हैं, होम रेमेडीज़ हैं, वो क्या हैं? उसमें ये कि ज़्यादातर यही कंप्लेंट होती है पीरियड्स के ना आने की, ठीक है। उसमें फिर ये है कि जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव्स है, ये चीज़ें, तो उसमें मदर्स फिर ये बहुत कंप्लेंट करती हैं कि नहीं जी, मेरी तो बेटी की जो उम्र है वो सिर्फ 14-15 साल है, ठीक है। अब ओवरीज में सिस भी आ गई हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत रिलक्टेंट होती हैं, दे आर नॉट विलिंग कि हम मेडिसिन नहीं देना चाह रहे, ठीक है। सीरम इंसुलिन भी अगर बढ़ा हुआ है, अगर उनको मेटफॉर्मिन भी देते हैं तो वो नहीं विलिंग होती मेडिसिन पे। सवाल है तो फिर हम सीडलिंग करवा, खाने पीने की वजह से ओवरीज में सिस्ट हो जाती हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि खाने पीने की वजह
वजह से मतलब हो। आजकल हर आए दिन देखें बच्चियों को पीसीओज हैं। हाँ, पीसीओज हैं, वो ओवरवेट होने की वजह से भी हो अगर सकती overweight है, नहीं है, मैं वो वही तो कह रही हूँ फैमिलियल भी हो सकती हैं, वो हेरिडिटरी भी हो सकती आप हैं। कह रही कोई उसका टी है इसकी या इसका कुछ डाइट है? देखिए इसमें ये है कि सीडलिंग हमने Seedling. कई दफ़ा करवाई है, ठीक है। उसमें जो फॉलिकुलर फेज़ है, ल्यूटियल फेज़ है, तो उसमें 14 डेज़ को जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं ठीक है। और पम्पकिन सीड्स हैं, ठीक है। ये 1 टीस्पून सुबह के टाइम पे ले लिए जाएं और इसकी वजह से बहुत फ़ायदा रहा है सुबह नीम गर्म पानी में। एक तो ये सीडलिंग हो गई, ठीक है, ये इससे आपके वेट पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और सीडलिंग से आपके हार्मोन्स के बैलेंस पे, स्पेशली वो वाली मदर्स को मैं जो कि नहीं इंटरेस्टेड है मेडिसिन लेने में, कोई ऐसा वो रोल भी नहीं है, सिस्ट का क्या वो होगा ना। अच्छा, दूसरा ये कि पीरियड्स की रेगुलरिटी के लिए एंड फॉर द हार्मोन्स। दूसरा ये कि धनिया साबुत धनिया होता है, आराम से घर में है, किचन में है, धनिया का कहवा, यानी कि आपने 1 to 2 टेबल स्पून जो है उसको ले लिया धनिया और उसका कहवा, यानी कि एक टाइम पे आपने 1/4 टीस्पून ले लिया, फिर लंच के बाद और फिर डिनर के बाद। तो इसको बॉईल करके इसके कहवे का इस्तेमाल एक तो पीरियड्स के पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, अच्छा। और दूसरा पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्मोन्स के बैलेंस के लिए। वो वाली बच्चियां जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं पीरियड्स के पेन के लिए, उनको हम मैग्नीशियम देते हैं। मैग्नीशियम अगर 500 मिलीग्राम्स ले लेते हैं रात को सोने से पहले, नींद के ऊपर तो फ़र्क है ही, लेकिन ये मसल्स को भी बहुत रिलैक्स करता है और पीरियड्स के पेन के लिए भी ये बहुत सूदिंग है। और एक पीसीओस के लिए हम टी बताते हैं जिसमें कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, ठीक है। पिंच, ये सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में। अगर कोई बच्ची मेडिसिन नहीं लेना चाहती, इसको आप बॉईल कर लें, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सही। पेन भी नहीं होता, हार्मोन्स को बहुत अच्छे से ये रिलैक्स करता है, पीसीओस के लिए बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा रहता है पीसीओस के लिए। इसमें पीरियड्स बहुत अच्छे से रेगुलराइज होते हैं और जल्दी आते हैं, टाइम से आते हैं, सही। तो ये रेमेडीज बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है। 3 ट्राइमेस्टर्स की हम बात कर रहे थे, पर आपने कहा कि 4th उसके ऊपर प्लीज़ मुझे बताएं ये 3 ट्राइमेस्टर्स। देखिए 3 ट्राइमेस्टर्स को तो हम ये ड्यूरिंग एन प्रेगनेंसी हम काउंट करते हैं कि शुरू के 12 हफ्ते, तो शुरू के 26 हफ्ते, फिर हम आ जाते हैं 40 वीक। हमारे पास 4 ट्राइमेस्टर जो होता है वो होता है आफ्टर डिलीवरी, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में अगर आप ख़वातीन देखें ना, हमारे यहाँ जो जारी हैं, हमें पता ही नहीं होता कि साइकोसिस में वो चली जाती हैं, बच्चा उसने डिलीवर किया, वो अनटिल अनलेस अगर किसी भी वजह से बच्चा इंक्यूबेटर में चला गया, अब उस बच्चे के ऊपर तो सबका फोकस होता है कि वो बच्चा नर्सरी में, पूरा घर भी वहाँ पे रुका हुआ है। अब उसमें हम खवातीन को देखते हैं, बेचारी वो रो भी रही है, परेशान भी है, उसने खुद साख्ता तो उस बच्चे को इंक्यूबेटर में नहीं किया। अब वो जो मेंटली उसको ट्रॉमा होता है ना, सास आके उसको बार बार कह रही है आज इतना खर्चा हो गया, डॉक्टर ये कह रहा है, मतलब हम इन चीज़ों को, वो 4 ट्राइमेस्टर जो उसका 40 डेज का पीरियड है ना जी, जो ट्रॉमाटाइज वो गुजार रही है, पीपीएच में सबसे अजीब टाइम है वो। सबसे, आप देखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक अल्लाह का निज़ाम है, आप बेबी डेवलप हो रहा है, आप फॉलोअप डॉक्टर के पास कर रहे हैं, जो भी अप एंड डाउन आपके हैं वो रूल आउट हो जाते हैं। आफ्टर डिलीवरी जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा इस पर ना वो करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ आज भी माशरे में जो बच्चे या बच्चियाँ जो इन चीज़ों को ना देखते हैं, सोचते हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते। हाँ, देखते तो हैं कि हमें पता तो है, जेंट्स को भी पता है कि ये एक ट्राइमेस्टर आ गया है, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा है, जो 4 ट्राइमेस्टर के नाम से वो हो रहा है। अब वो बच्चा जो इंक्यूबेटर में, उसको सब देख रहे हैं, उस मदर का डाइट आप नहीं देख रहे, ट्रॉमाटाइज वो हो रही है, प्लस वो घर आके अगर उसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, वो घर का भी काम कर रही है, बच्चा वो सीजर से चाहे उसने किया है या नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आप एक चीज़ नोट करें कि हर चीज़ बच्चे के लिए कनेक्ट, हर चीज़ से बच्चे को कनेक्ट किया हुआ है कि बच्चे जब वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे के लिए खाओ, उसका वेट अच्छा होगा, वो सेहतमंद पैदा होगा। जब वो बच्चा बाहर आ गया उसके बाद 40 डेज़ में भी ये कहा जाता है अच्छा खाओ क्योंकि तुमने मदर फीड करानी है तो उसको अच्छा पेट भरेगा। कोई ये नहीं सोचता कि उसके बारे में सोचे कि वो लड़की क्या चाह रही है, उसको क्या खाना है, उसकी क्या डाइट है, उसके लिए बेहतर है या नहीं, बल्कि साल गुजरता नहीं कहते चलो जी एक और बच्चा पैदा कर लेते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे। और आईयूडी कलमशिया एक और चीज़ होती है जो 7th मंथ में बेबी हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रेगनेंसी पोस्ट नेटर डिप्रेशन होता है ख़वातीन को, जो अभी मैंने जाने से पहले बात की कि लड़की का ख्याल बहुत ही कम किया जा रहा होता है, बस यही प्रेशर होता है कि बच्चे की सेहत, बच्चे को ये बहुत, क्योंकि माँ पहली दफ़ा जब औरत बनती है तो उसको बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती। बच्चे को फ़ौरन से जॉन्डिस भी होता है, बच्चियाँ लड़कियाँ घबरा जाती हैं, छोटी उम्र की हैं बड़ी उम्र की हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर बड़ी उम्र की लड़की है या छोटी उम्र की लड़की है, जब उसको ये कहा जाता है ना माँ हो तुम्हें नहीं पता, भाई उसको पहली दफ़ा कर रही है सब कुछ, उसको नई चीज़ें पता होती हैं। बच्चे को खिलाना क्या है, ये भी एक बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे की डाइट कैसी रखनी है। मदर फीड, अगर लड़की में जान नहीं है और वो मदर फीड नहीं देना चाह रही, उसको एक और प्रेशर है कि नहीं मदर फीड देना। तो दीज ऑल कम्स इन पोस्ट नेटर डिप्रेशन। जी डॉक्टर साहब। आमना बिल्कुल आपने सही कहा, ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, और स्पेशली अगर प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड साथ में रही हो, कि आपको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, या प्लेसेंटा आपका लो लाइंग हो, बेड रेस्ट पे हो किसी वजह से, और आपकी ऑलरेडी आपकी अपनी हिस्ट्री हो डिप्रेशन की या फैमिली हिस्ट्री हो डिप्रेशन की, तो उन बच्चियों को आपको बाद में ज़रा ख्याल रखना होता है कि उनको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अपना घर का रूटीन काम नहीं कर पा रही हैं या बेबी को देख नहीं पा रही हैं, और 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सिम्टम्स आपके प्रोलॉन्ग हो गए हैं, खास नींद सही नहीं आ रही, खाना पीना या तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं, कम कर रही हैं, तो ये अलामात होती हैं जिसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं कि जी पोस्टमार्टम डिप्रेशन को हो सकता है। तो इन हालात में ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, उनका चेकअप कराएं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं आपके, प्लस आपको डिलीवरी के बाद नींद पूरी नहीं होती, बच्चे के साथ आप लगे हुए होते हैं, तो ये सब चीज़ें ट्रिगर कर देती हैं। वो भी तो उसी को संभालना है ना, बच्चा भी। घर में सबको शौक बड़ा होता है, पोता पोती हो जाए, नवासा नवासी हो जाए, जब संभालने का टाइम आता है तो सब अपनी पट्टियां बांध के अंदर लेट जाते हैं कि नहीं हमसे तो बच्चे नहीं, हमने अपने पाले, अब तुम अपने पालो। एग्जैक्टली, उसको अगर आपने टाइमली डायग्नोज नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो वो लॉन्ग टर्म जो है उस बच्ची को डिप्रेशन रह सकता है, उसको बच्चा संभालने में मुश्किल हो सकती है, खुदा ना खास्ता पोस्टमार्टम साइकोसिस हो सकता है, जिसमें इस हद तक सीवियर भी हो सकता है खुदा ना खास्ता कि वो अपनी या बच्चे की जान लेने की कोशिश भी कर सकती है। तो उसका इलाज बर वक्त करना होता है, उसमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ऐड की जाती हैं, जिससे कि उनकी तबीयत बेहतर हो जाए और बेबी का और अपना केयर कर सके। डॉक्टर साहब, आईयूडी पे भी मैं आना चाहूँगी कि आईयूडी आजकल कॉइल आईसीयूडी जो भी कहा जाता है उसको लड़कियाँ रखवा रही हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस भी हैं। पहले मैं चाहूँगी कि हार्मोनल इंजेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इज़ इट सेफ। जहाँ तक ये बातें, वैसे ये उनकी फील्ड है, ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं ना ये चीज़ें। कहते ये हैं कि जो अर्ली एज में हार्मोनल इंजेक्शंस आप लगवाते हैं तो यूजुअली पीरियड्स आपके जल्दी बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ओवर टू हर, ये इनकी फील्ड है। जी, हार्मोनल इंजेक्शंस वैसे तो अपना सेफ हैं, लेकिन जो उनका एक साइड इफेक्ट है ना, पीरियड्स आपके किसी को इरेगुलर हो जाते हैं, किसी को बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बिकॉज वो क्योंकि लॉन्ग इफेक्ट होता है, ऑल्सो नॉट राइट। 3 महीने का इफेक्ट, तो एमेनोरिया हो जाता है, पीरियड बंद हो जाते हैं। अगर आपका पीरियड 2 साल से ज़्यादा बंद हो जाए तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस, बोन इश्यूज, ये सब होने का रिस्क होता है, और इंजेक्शंस की वजह से वेट गेन का भी इशू आता है। सो उन लड़कियों को जिनको टैबलेट्स आपको मतलब मेडिकली फिट नहीं होती, टैबलेट्स नहीं दे सकते, तो उनको हमें कुछ अरसे के लिए इंजेक्शन देते हैं, लेकिन हम फिर शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, आप 1 साल 2 साल दे दें एंड देन फिर। एंड व्हाट अबाउट आईयूडी? आईयूसीडी होता है जो आईयूसीडी, हाँ जी, तो मोस्टली हम ये डिलीवरी के बाद रख तो देते हैं। सेफ़ है, काफ़ी हद तक सेफ़ है ये, क्योंकि इसमें मतलब ये होता है कि एक चीज़ में तो ये इस तरह हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं, अगर उनकी साइकिल बहुत ज़्यादा वो हो रही है, हैवी मेंसेस आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों सूरतों में, या इन्फेक्शन कर रहा है, तो वो कोई भी किसी भी टाइम आके निकलवा सकते हैं। अच्छा, इंजेक्शन का ये होता है, अगर 3 मंथ्स का है, आपने लगा दिया, बिलफर्ज उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या उसका हेडेक उसको हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है, वो 3 मंथ्स का जो पीरियड तो है ना, अटक गई उसमें, वो अब 3 मंथ्स तक स्टक हो गई। जी जी। अच्छा, इसका सबसे अच्छा सेफ साइड मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी है कि अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है किसी भी लिहाज से, अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है, पीआईडी वगैरह उसको हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, ये अनटिल अनलेस उसको नहीं सूट कर रहा, यूटीआई की बहुत शिकायतें आई उसमें, हाँ, उसमें क्या होता है कि आपने 7 दिन दवा दी, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, नहीं हुआ तो आप उसको रिमूव कर लें, बिल्कुल, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपने जेडाल या कोई इस तरह की चीज़ रखी, वो भी हम देखते हैं कि पेशेंट आया कि वो ये वर्किंग लेडी होती हैं जो मासियाँ मोस्टली, अब ये जो जाती हैं या घर में जो ख़वातीन काम करती हैं पूरे उनके हाथ पे स्वेलिंग हो गई, तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि आपने फ़ौरन उनको उसी वक्त नहीं सूट करा, कोई उसके अगर है ना घर के इश्यूज इस तरह आ रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रेशर उस पर ज़्यादा है, आपने निकाल दिया, तो बेहतर ये होता है कि ये चीज़ें
ऐसी होती हैं कि जो आपके किसी भी वक्त अगर पेशेंट आता है आपके हाथ में फ़ौरन आपने उसको लिटाया। पर ये तो देखें ना, डॉक्टर की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है इसमें कि डॉक्टर आपको क्या गाइड करे। कुछ ऐसी भी डॉक्टर्स हैं उनको पता होता है यूटीआई बार बार हो रही है, आईसीयूडी है, इंसर्टेड है, लेकिन वो आपको मेडिसिन दे रही होती हैं बट ये नहीं कहती रिमूव कर दो। नहीं, फर्स्ट देखें, फर्स्ट आपकी थेरेपी तो यही होती है, आपने दी। सेकंड टाइम अगर उसी कंप्लेन से पेशेंट आ रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है, तो फिर तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है ना, रिमूव बिकॉज हम तो ओब्लिवियन है इस चीज़ में, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या सूट कर रहा है, हमें नहीं कर रहा। हमें तो लग रहा है कि ठीक है जी प्रेगनेंसी कंट्रोल हो रही है, दैट्स फाइन। इसमें एक बात है कि लोग डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, अब वो डॉक्टर पता तो है शॉपिंग नहीं, बहुत अच्छा वर्ड है वो पता तो है नहीं। आप एक डॉक्टर से ठीक है अगर आप मुतमईन नहीं दूसरे को दिखा दें, लेकिन प्लीज उसके बाद दोबारा जाएं कि आपने ये दवा दी थी, मैं नहीं ठीक हुई। अब होता है डॉक्टर्स के पास भी टाइम कम होता है और आप डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स फ्री तो पे निकल जाते आप तो फर्स्ट टाइम उसके पास गए ना, तो वो अपने से फर्स्ट टाइम ही आपको लेगा और उसी तरह ट्रीट करेगा, तो फिर आप यानी आपका लिंगर ऑन हो जाता है डिजीज जो है ना। जी, बेहतर यही होता है ना कि आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जिसने आपके इंसर्ट किया, रूल ऑफ थंब तो यही है कि वही आपको देखेगा, वही आपको देखेगा। सही। हमारे यहाँ क्या होता है कि आज आप मेरे पास आए, कल आप कहीं और चले, कल कहीं और चलेगा। जिसके पास वो वाली बात सही है कि जो फर्स्ट टाइम आएंगे ना, तो वो ये नहीं कहेगी, अगर हाँ कोई सीनियर होगी वो आपको एग्जामिन वगैरह करती है, पीएस करती है या एचवीएस करवाती है, तो वो आपको कहेगी आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही, आप रिमूव करवा दें, दैट्स विल बी बेटर। ठीक है। इक्लम्शिया एक चीज़ होती है जो 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती है, डॉक्टर साहब उसके बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली 2 स्टेजेस होते हैं, प्री क्लेम्शिया एंड देन इक्लेम्शिया। प्री क्लेम्शिया में क्या होता है कि 7 मंथ एंड ऑनवर्ड्स हम नोटिस करते हैं कि 26 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर्स बच्चियों के बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनको वरम हो जाता है बहुत ज़्यादा, उनके यूरिन में प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। सो ब्लड प्रेशर अगर प्रेगनेंसी में बढ़ना शुरू हो जाए तो इनिशियली तो वो दवाइयों से कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन किसी में किस हद तक क्या होता है कि ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता, तो फिर वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है या प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूरिन में आने लगता है, बच्चे की ग्रोथ छोटी होने लगती है, बच्चा ग्रोथ में रेस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उस तरह के केसेस में रिस्क क्या होता है, खुदा न खास्ता कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है तो आपको फिट्स पड़ सकते हैं, जिसको हम इक्लेम्शिया कहते हैं। खुदा न खास्ता आपको पेट में खून छूट सकता है, एब्रप्शन जो हो जाता है, आपकी अवल नाल जो अपनी हर जगह से हट जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, जिसको हम आईयूडी कहते हैं, या बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो उस तरह की बच्चियों को एक तो चेकअप्स फ्रीक्वेंट होना पड़ जाते हैं, उनके टेस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं, हो सकता है उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए। 7 मंथ में इंजेक्शन देते हैं जो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगते हैं, मदर को लगते हैं, ताकि बच्चे के लंग्स मैच्योर हो जाएं, ताकि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ जाए तो खुदा ना खास्ता है तो एटलीस्ट बेबी के लंग्स थोड़े से प्रिपेयर्ड हो और बच्चे को आईसीयू जाने की नौबत आ सकती है। डॉक्टर आयशा, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि आप जो है वो साथ साथ अगर आप पैरेलल चलें, आप डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं और न्यूट्रिशनिस्ट को भी दिखाएं। हमारे यहाँ ये नहीं किया जाता, सिर्फ डॉक्टर पे ही जा रहे, न्यूट्रिशनिस्ट पे नहीं जा रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्चुअली इसमें ना रेफरल नहीं है अभी तक हमारे यहाँ, बहुत कम और बहुत मेजर और ऑथेंटिक हॉस्पिटल्स हैं जिसमें रेफ़र किया जाता है कि बाकायदा तुम जाओ और तुम न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाओ। होता ये है कि अगर इवन डायबिटीज़ भी है जिसमें शुगर लेवल्स भी कंट्रोल नहीं हो रहे प्रेगनेंसी के अंदर, जो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उसमें इवेंचुअली डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत मसला होता है, हैवी वेट बच्चे हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑलरेडी जो औरत है वो डायबिटीज़ की मेडिकेशन के ऊपर भी ले रही है, अच्छा बस तुम मीठा खाना बंद कर दो, रोटी चावल पे कंट्रोल कर दो, या एक बना बनाया फोटोस्टैटेड कोई प्लान दे दिया जाएगा, लेकिन उसको गाइड नहीं करते, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इस तरीके का रेफरल नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि करना भी चाहिए कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और अपने लिए एक डाइट प्लान बनाएं, क्योंकि हर इंसान की जो हिस्ट्री है वो बहुत डिफरेंट है। तो जो ओबेसिटी की जो मरीज होते हैं उनको अगर प्रेगनेंसी हो जाती फिर उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? ओबेसिटी के जो भी मरीज़ हैं और उनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी रूटीन तो सेट करनी है, तो उनको भी अच्छा प्रेगनेंसी में भी ये मतलब नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो सारा दिन सोना ही है या बिस्तर पे लेटे रहना है। तो उनके जो भी टाइमिंग्स हैं उनकी हिस्ट्री को देखते हुए उनका ब्रेकफास्ट मिड मॉर्निंग, इवनिंग और डिनर अरेंज किया जाता है, सेट किया जाता है, और ज़रूर उनसे कहा जाता है कि वो आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें। वॉक को तो आप माइनस कर ही नहीं सकते लाइफ से। अच्छा, ब्रेकफास्ट में भी ये है कि आप एक दिन ओट्स का सीरियल ले लें, एक दिन टोस्ट है, अंडा ज़रूर लेना है। दूध जो है, जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरी। अगर दूध बिल्कुल नहीं पिया जा रहा डॉक्टर, अगर दूध बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा तो कैल्शियम की जो सोर्स
सोर्स है वो कहीं और से ले ली, आपने चीज़ ले लिया, योगर्ट ले लिया, प्रोबायोटिक्स आपको मिल जाएंगे ना, तो आपने दही जो योगर्ट है उसका इस्तेमाल कर लिया। फिर मिड मॉर्निंग में एप्पल ले लें, आजकल ऑरेंजेस आए हुए, एक फल ले लिया, और ये जो मैंने कहवा बताया पुदीने वाला ये इस्तेमाल कर लें। लंच में एक टाइम पे चपाती ले लें, रात में चावल ले लिया, अगर दोपहर में चावल है तो रात में चपाती। गोश्त एक टाइम पे रखें और दूसरे टाइम पे दाल सब्जी, अगर दोपहर में गोश्त है तो रात में दाल सब्जी हो गए, दोपहर में दाल सब्जी है तो रात में गोश्त है। शाम में थोड़ी चहलकदमी करके चाय या ग्रीन टी के साथ 2 व्हीट बिस्किट्स ले लिए, कभी काले चने ले लिए, कभी लोबिया। लोबिया इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फिश आल्सो। तो ये एक बैलेंस प्लान बन गया। मुझे एक दफ़ा किसी ने बताया था कि फिश जो है वो माँ का वेट नहीं बढ़ाती, बच्चे का बढ़ाती है, तो फिश ज़रूर खानी चाहिए। फिश में ना ओमेगा 3 जी फैटी एसिड्स होते हैं जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और आईक्यू के लिए नारियल पानी के बारे में कहा जाता है कि नारियल पानी बच्चा पिएंगे गोरा तो होगा। बच्चा बहुत गोरा होगा। होता तो हड्डियों के है, लिए होता अच्छा? तो है, लेकिन नारियल पानी के लिए सिर्फ गोरे के लिए नहीं है, हड्डियों उसके के अपने लिए। बहुत फवायद हैं, जी। उसमें उसकी Minerals हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, उसमें मिनरल्स बहुत अच्छे हैं। बजाय ये देखें कैफिनेटेड चीज़ें, कॉफ़ी चाय ये तो लेनी ही नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स लेनी नहीं चाहिए। ये जो बच्चे के माओं को बेचारियों को नारियल पानी पिला पिला के बच्चा गोरा होगा, बच्चा गोरा होगा, पता नहीं। मैंने तो बहुत से ऐसे केसेस देखे, जो माँ बाप की रंगत है वही बच्चे में आनी है। हाँ, ज़्यादातर नहीं होता, ज़्यादातर आपके अपने माँ बाप के भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रेगनेंसी के अंदर बार बार आपको ब्लीडिंग की एक शिकायत आती है, बिल्कुल, वो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। देखिए उसमें ये होता है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो अलग कॉज है, सेकंड में तो अलग। मोस्टली ये होता है कि ना अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में देख रहे हैं ना, तो उसका प्लाजेंटा की लोकेशन देखनी होती है, वो कहाँ लोकेटेड है। सम टाइम क्या होता है कि वो प्लाजेंटा लो लाइन है, उसकी वजह से ब्लीड कर रही होती है। कभी ऐसा होता है कि अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में है मिसकैरेजेस की कोई अगर उसकी हिस्ट्री है, तो वो तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इंडिकेट कर देती है। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट को एक्स्ट्रा अगर हमें दिखता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और उसकी हिस्ट्री है, तो उसको ओरली हमें ना प्रोजेस्टेरोन देना शुरू कर देते हैं, ताकि वो के आगे जाके ना हमें कोई बड़ा मिसहैप ना हो। और अगर वो रेगुलरली गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ रही है तो डेफिनेटली उसकी प्रेगनेंसी भी सेफ हो जाती है, अनटिल अनलेस कि वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रही है, मेडिसिन टाइम से ले रही है, प्लस उसके जो भी उसके कोमॉर्बिड्स हैं उनको रूल आउट करके। जैसे डॉक्टर साहब ने सही कहा कि हम ये चीज़ एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते ना, अगर हमारे पास दिखता है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है या जीडीएम की है, तो हम रेफर करने में ना तो थोड़ा सा मतलब इज्तनाब करते हैं। अगर हम टर्शरी केयर में बैठे हैं ना, गवर्नमेंट सेटअप में, हम जब तो भेज देते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में माजरत के साथ मैं अपनी ही डॉक्टर्स को कहूँगी कि बड़ा हम वो ये होते हैं कि नहीं हमने दूसरे को रेफ़र किया ना, तो पेशेंट हमारा जो है ऐसा नहीं कि डाइवर्ट होगा। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट वो आपके पास डिलीवरी कराने आएगा। न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं डिलीवरी करवा सकती ना, वो तो न्यूट्रिशनिस्ट तो राइट प्लान देंगे, मगर हमारे यहाँ मिथ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं हमारे होता। यहाँ कोई डर और खौफ है कि डर हमारा है। पेशेंट चला जाएगा। जाएगा? डायबिटीज वैसे है ये ना तो थोड़ा सा- उसको कह देंगे चीनी बंद कर दो। अच्छा ब्लड प्रेशर है, नमक बंद कर दो। डाइट प्लान जब तक आप उसको प्रॉपर नहीं देंगे, नहीं उसकी देंगे कैसे तो आप- प्रॉब्लम? पेशेंट्स के ऊपर भी होता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से मरीज चाहता है एक ही डॉक्टर सब कुछ समझा दे। हाँ। ये दोनों आई थिंक थोड़े फाइनेंशियली भी इंसान Financially भी है। तो वो ये सोचता है कि मैं कितने डॉक्टर्स के पास जाऊंगा, लेकिन माशाल्लाह से आप डॉक्टर्स भी तो फिर आप लोगों की भी तो काफी अच्छा, लेकिन ये दोनों तरफ से है ना डॉक्टर साहब, ये भी तो इसमें- सोचें। अच्छा नहीं, लेकिन ये दोनों तरफ से इसमें है। नहीं आप कुछ Patient- कह रही। नहीं, मैं कह रही हूँ अभी मैं इसी जो तरफ आ आप रही खाने हूँ। पीने की चीजें देंगी वो अलग महंगी। हाँ, अच्छा पेशेंट हाँ। की तरफ से भी है, पेशेंट की तरफ से भी है, डॉक्टर की तरफ से भी है। डॉक्टर जो है जब पेशेंट उसके पास आता है तो वो ये कह रहा है कि मैं सब कुछ ही कर दूं, मतलब ये कि अगर मैं उसका ऑपरेशन भी कर सकता हूँ तो वो भी मैं कर दूं, मैं सब कुछ ही कर दूं। हालांकि ये नहीं हो ऐसा सकता। नहीं हो सकता, ये एथिकली नहीं है। हमने ओथ ली हुई है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं कैसे उसकी डिलीवरी कर सकती हूँ? Exactly, लेकिन exactly. करना मगर भी वो नहीं रेफर चाहिए करने में ना हमें और थोड़ी सी by law वो भी- होती है। अदरवाइज ये कि अगर आप ना टर्शरी केयर में जाएंगे ना, यहाँ मगर पोश एरियाज के या ये जो अपने जो पेशेंट हमारे ऐसे हैं ना, जिनकी हिस्ट्री जब खराब हो जाती है, जब वो डॉक्टर के कहने पे होते हैं कि हाँ सही है, इंटरनल मेडिसिन के पास एरिया जाएं। नहीं रहा। मैं आपको ये बता दूं, जरा आप जिसको पॉश एरिया कह रही ना, जरा उधर आके कचरा कुंडियां देखें आप। हर कोने पे कचरा कुंडी है। मेरे ख्याल से उसको आप पॉश एरिया कहना हमारे लिए एक मगर मेंटली तौर पे अगर आप देखें कि हम अगर उसको नहीं, वहाँ का पेशेंट फिर भी वेल नोन ऐसा होता है हाँ, कि बिल्कुल इतनी कि है मतलब उसको वो अपनी हेल्थ को लेके ना जी
कचरा कुंडी वो कहता है कि ये ठीक है गवर्नमेंट लेवल पे, मगर उसके अपने घर का जब उसका बिगाड़ खाता होता है वो कहता है ठीक है। मगर आप ये अगर टर्शरी केयर में देखें ना, वहाँ पेशेंट नहीं जाता। अगर हम कहते भी है ना इंटरनल मेडिसिन की दिखा दो, उधर शुगर के डॉक्टर को, मतलब पेशेंट भी इतना, अगर आप देखें ना, जैसे इतना घर से काम लेके निकला हुआ होता है, वो कहता इस दफ़ा नहीं अगली दफ़ा जाऊंगा, उसमें वो अपना केस खुद ही ख़राब कर लेता है। एक यहाँ चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है, जो ख़वातीन अब तो देखें हमारे स्लम्स एरिया में भी बहुत सी हमारी डॉक्टर्स हैं जो जाके काम कर रही हैं। ये जो दाइयों के पास चली जाती हैं लड़कियाँ, ये प्लीज़ ना करें। दाइयाँ अजीब अजीब सी, देखें अच्छी होंगी, गांव देहात में होती हैं अच्छी दाइयाँ, लेकिन दवाइयाँ कुछ ऐसी दे देती हैं जो नुकसानदेह होती हैं। डॉक्टर साहब इस पर प्लीज़ ज़रा देखिए रोशनी डिपेंड करता है कि अगर आपके ट्रेंड हो, जैसे LHVs हैं, अब तो हम लोग LHVs को इतना ट्रेन करके शहरों से इन जगहों पे, रिमोट जगहों पे भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर है ही नहीं। अब क्या करें, अब वहाँ डॉक्टर नहीं है तो उनको तो मजबूरी में जाना है। तो खैर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो अब इसमें बहुत काम हो रहा है कि ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, इवन दाई को भी ट्रेन किया जाता है कि वो आपकी एटलीस्ट एंटीनेटल केयर में बेसिक चीज़ें देख लें, आपको आयरन कैल्शियम की दवाई दे दे, टेटनस का इंजेक्शन लगा दे और सेफ डिलीवरी करा ले, कि हाइजीनिक कंडीशंस में सेफ डिलीवरी हो, ताकि माँ और बच्चा सेफ रहे और उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। ये अब तो ये बहुत बेहतर हो गया। अगर कोई चीज़ डायग्नोज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे मेरी कोई जानने वाली है, उनको ब्रेस्ट कैंसर जो है डायग्नोज हुआ था, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट कैसे की जाए प्रेगनेंसी के दौरान? अब ना डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्रेस्ट कैंसर है, खुदा न खास्ता, या कोई भी कैंसर प्रेगनेंसी में डायग्नोज हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ इनफैक्ट अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब लड़की जो है वो डॉक्टर के पास जाती है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी कोई ना कोई चीज़ डायग्नोज हो सकती है। उसमें ये है कि उसमें ये होता है कि अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी है, एग्जांपल दूं, जैसे कि अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, वो तो फिर आपको ट्राइमेस्टर देखा ही नहीं जाता ना, वो तो आपको ऑपरेट करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो स्लो ग्रोइंग होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल मैं अपनी दूं कि मैं एंडोक्राइन के पेशेंट्स देखती हूँ, थायराइड कैंसर्स होते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर आप डिले कर सकते हैं मॉनिटरिंग के साथ, या इफ नेसेसरी सेकंड ट्राइमेस्टर में सर्जरी होती है, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ देते हैं, थर्ड को सेकंड ट्राइमेस्टर में। बट यस, अगर कोई मेलिग्नेंट ऐसा है कि जो बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है, तो ऑब्वियसली फिर वो हम ट्राइमेस्टर नहीं देखेंगे, लेकिन प्रेफरेबली सेकंड ट्राइमेस्टर में सर्जरी होती है। ठीक, अगर हम लोग आप ये वेट कर लें कि अगर इतना स्लो ग्रोइंग है, एग्रेसिव नहीं है, बहुत मतलब लीथल नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी इस हद तक ले आएंगे, 28-30 वीक्स पे ले आए कि बेबी सर्वाइवल बेहतर हो, एंड देन यू उसको डिलीवर कर लें, एंड देन मदर का आप ट्रीटमेंट कर लें। आपने एक और अभी मेंशन किया था, प्लेसेंटा जब नीचे होता है, तो बेड रेस्ट किन किन टाइम पे आप लोग सजेस्ट करते हैं? वो कौन सी स्टेजेस हैं जहाँ लगता है कि बेड रेस्ट लड़की को करना चाहिए प्रेगनेंसी में? क्योंकि हमारे यहाँ, फिर से मैं रिपीट करूँगी, बीमारी समझ के लड़कियां बस बेड पे बैठ जाती हैं, और जब एंड डेज आते हैं एक्चुअली वो ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में जाती हैं, बिकॉज आपका डिलीवरी में जो है बहुत मुश्किल आती है, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी पे, अब शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेगनेंसी, पोस्ट नेटर प्रेगनेंसी, उससे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने सब डिस्कशन की, हार्मोनल इश्यूज़, बच्चियों के PCOS पे हमने बात की कि किस तरह हम PCOS को जो है वो केटर कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। उसकी ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर साहिबा ने कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये कोई एज, सर्टन एज पे ही बच्ची को दिखाया जाए? अगर जैसे आपको पता चल जाए लाइक 12 इयर्स में या 13 इयर्स में कि बच्ची को PCOS हैं, तो कब से? as soon as possible। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अगर नहीं भी पता तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम यंग लड़कियों के करा के हमें पता चल सकता है? देखिए, अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है ना मोटापे की या इनफर्टिलिटी की या कोई फेशियल हेयर या कोई ऐसी एब्नॉर्मलिटी, डायबिटीज की, कुछ भी, तो आपने अपने कुछ जैसे फास्टिंग इंसुलिन लेवल है, फास्टिंग शुगर है, आपका FSH LH है, बाल ज़्यादा आ रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, एक अल्ट्रासाउंड आपने करवा लिया, ये रैंड, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कि आप डॉक्टर के मशवरे से करें। एक और चीज़ बता दें प्लीज़ कि हम क्या करते हैं, हम PCOS के लिए तो नहीं जा रहे होते, या हम रूट कॉज जो असल है वो PCOS, अगर लड़की को ये सब हो रहा है,
हम सीधा चले जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और डर्मेटोलॉजिस्ट अपनी दुकान चलाने के लिए कह रहे हैं कि दवाई लेते जाओ। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि मेरी बेटी को मैं लेके गई अभी 3-4 दिन पहले, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि रूट कॉज जो है ना वो इसका PCOS है। तो इसको पहले ये उसकी फ्रेंड को भी यही प्रॉब्लम थी, वो भी उनकी भी मदर यही परेशान हो रही थी कि मैं कोई 10,000 की दवाइयाँ खिला चुकी हूँ दाने ख़त्म करने के लिए, कुछ नहीं हो रहा। सो रूट कॉज आपके बच्चे का, और गायनाकोलॉजिस्ट पे अपनी बच्ची को लेके जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बच्चियाँ, यंग लड़कियाँ जा सकती। डॉक्टर साहब ये भी एक टैबू है कि नहीं ले जा सकते हम बच्चियों को। अब तो बहुत ट्रेंड बेहतर हो गया है, हम ना लड़कियां खुद भी आ रही हैं, क्योंकि अब आप नेट से चीज़ें देख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको कोई भी, स्पेशली अगर आपको साइकिल का कोई इशू है, पीरियड्स आपके रेगुलर हैं या पीरियड्स में पेन होता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को जल्दी दिखाएं, बल्कि जल्दी दिखाएंगे तो जल्दी चीज़ें पकड़ में आएंगी और टाइमली ट्रीट हो जाएंगी। अच्छा, पोस्ट नेटर है कैसे केयर की जा सकती है? सबसे पहले तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग, माँ ब्रेस्ट फीड करा रही तो उसकी डाइट बहुत हेल्दी और इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। पेशेंट्स अक्सर आती हैं कि जिस्म में दर्द है, थकान है, रात के वक्त दर्द है, टांगों में शदीद दर्द है। अब होता क्या है, कैल्शियम नहीं ले रही, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, ठीक है, घर में रहते हैं। पोस्ट नेटली या पोस्टपार्टम हम बाहर धूप में नहीं बैठ रहे होते, ज़्यादातर हम कन्फाइंड होते हैं एटलीस्ट 6 वीक्स। तो धूप आपको लग नहीं रही है, विटामिन आप ले नहीं रही हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी वैसे ही पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, एनीमिया था प्रेगनेंसी में, B12 की डेफिशिएंसी कॉमन है। उसके बाद वो पेशेंट लिथार्जिक दर्दों के साथ हमारे पास आ रही होती है। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं लाइक डायबिटीज की या थायराइड की, तो उनको कम करने की जरूरत भी होती है। वही डोज कभी भी नहीं चलता, तब्दीली की भी जरूरत होती है। तो पोस्टपार्टम 6 वीक्स पे आपने डॉक्टर का विजिट करना ही करना है। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब, अगर प्रेगनेंसी लेट हो रही है, मैं चाह रही हूँ हम रैप अप करें, लेट हो रही है तो कौन, मतलब वो एक तो पहले बताएं कि कितना मंथ आप वेट करें कि आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, या तो 1-1.5 साल आप आराम से निकाल सकते हैं? 6 मंथ तक अगर आप इतना मतलब अपने रिलेशन में हैं, और आप सबसे पहले, हमारे यहाँ कुछ लोगों को दिन भी नहीं पता, अगर कुछ जो है ना मर्द हजरात ऐसे काम करते हैं जो कि ड्राइवर्स हैं या शहर से बाहर रहते हैं, पता चलता है वो उन दिनों में आते हैं जिन दिनों में आने का कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ ना अभी मैंने तकरीबन 1 साल के अंदर भेजते हैं नहीं, अब वो कह रही है हस्बैंड प्लीज इस टाइम में छुट्टी दे कि तुम्हारे हस्बैंड है ना मतलब नहीं, वो 1 हफ्ते के लिए आए। तो ये बात भी मुझे 2-3 महीने बाद पता चली उनके लिए, जिनके लिए लेट हो रही है प्रेगनेंसी, और जिनके घर वालों को टेंशन है। छोटी-छोटी चीजें होती हैं जो हमें हार्मोनल को इम्बैलेंस लिख के दिए, कंपनीज बना के, मतलब ये। अच्छा, एक और बात, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने की, लोग इसमें भी सोच रहे होते हैं ये कैसी बातें डिस्कस हो रही हैं। भाई ये तो ज़रूरी है डिस्कस करना, लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि उनको क्या करना है अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए। बहुत मैसेज जा रहा है, पोलियो के कतरे पीने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मतलब शॉक्ड हो गई थी। उसके बाद से अक्सर पेशेंट्स को पूछा कि हस्बैंड यहाँ साथ में होते हैं या कहीं बाहर कहीं काम से। उसका हस्बैंड सिर्फ ये होता था कि वो कहीं हैदराबाद साइड पे कहीं जाता था। अब उन दिनों में जब आ रहा है तो कैसे प्रेगनेंसी होगी? तो मतलब कॉज कुछ भी नहीं था जी, कॉज कुछ भी नहीं था। तो ये कि वो 1 साल तक बेचारी ये इंतजार करती रही कि कभी, अच्छा जा रही है डॉक्टर के पास, उसके टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ये एक छोटा सा सवाल नहीं पूछा कि वो ये पूछते हस्बैंड कहीं बाहर काम तो नहीं करते, शहर से बाहर तो नहीं करते। ये मेरे साथ कई दफा ये मेरे पास अभी जो मैंने 2-3 केस ना पिकअप किए और मेरे सीनियर्स के पास से आए थे। तो उसके बाद जैसे मेरी एक सीनियर ने मुझे कहा कि लुबना बड़ी खुशी की बात है कि वो तो मैं उनकी पीजी रह चुकी थी। तो मैंने कहा मैडम एक सवाल हमने पूछा नहीं था, वो आपने नहीं पूछा था, मैंने पूछा ना, तो पता चला उसका हस्बैंड हैदराबाद होता था। वो जब आता कैसे था प्रेगनेंसी हो? नहीं तो कैसे आता तो था, अब वो नहीं बाहर भी नहीं, आप यकीन नहीं करेंगी, अमेरिका, सऊदी अरब, ऐसी जगहों पे भी लोग रहते हैं। पहले मेरा क्वेश्चन, दिस इज अ फनी काइंड ऑफ थिंग, मैं आपको, लेकिन मैं पूछती हूँ कि हस्बैंड साथ रहते हैं, पहले ये पूछती हूँ, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि वो आपको पता ही नहीं है, कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि वो ये समझते हैं कि औरत का इलाज अलग होगा, जब हो जाएगा फिर बुलाएंगे। देखो जरा ये कितनी, तो ये भी उसकी मतलब बहन ने कहा था कि डॉक्टर साहब इनके हस्बैंड 1-1 हफ्ता रुक रहे हैं, अब 15 दिन रुक रहे हैं, अब वो गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों रुक रहे हैं, यहाँ साथ नहीं होते? तो वो कह लगी नहीं, वो तो काम के लिए वहाँ हैदराबाद जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो कब कब आते हैं? अब उसकी जो साइकिल से दिन निकाले तो सारे दिन गुजार के आते हैं। एज के ऊपर थोड़ा मैं चाहूँगी कि what is the right age to get married so you should not face these
प्रॉब्लम्स? डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडीज जी, सर्कमस्टेंसेस, ठीक ठीक है। है, आपके पर चाइनीज आपको लगता है 30 अबव जाके ज़रा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो इट्स बेटर कि आप डिले ना करें बिटवीन 25 एंड 30। अगर आपने पढ़ लिया, करियर कर लिया, तो जस्ट डोंट डिले। अगर प्रेगनेंसी को भी डिले ना करें। बहुत लड़कियां शादी तो जल्दी हो जाती है टाइमली, लेकिन वो करियर के पीछे भाग रहे होते हैं, फिर बाय द टाइम जब आप उस पर आते हैं तो आपके हार्मोन्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ओवरीज खुदा ना खासा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जैसे हमने कहा। डॉक्टर साहब एक और ज़्यादा हो चीज़, रहा है। कितना गैप देना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी में? मिनिमम 2 years, ताकि 2 years। आपकी आयरन एंड कैल्शियम स्टोर्स बेहतर हो जाएं, आपकी हेल्थ ओवरऑल बेहतर हो जाए, एंड देन आप उस बच्चे को भी फीड करा लें जिसको लैक्टेशन प्रॉपर आपने देनी है, एंड देन यू ट्राई एंड ट्यूब लाइगेशन इज सेफ? या इट इज़ सेफ। अगर आपकी, बट इट्स अ परमानेंट मेथड। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, अगर कपल ने एग्री कर लिया है, बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल कि भी हमें और बच्चे नहीं करने, बच्चों की एज भी अच्छी है, मतलब 5 एंड अबव है, सो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, आप कर सकते हैं। ठीक है, डाइट पे आ जाते हैं थोड़ा सा कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, बच्चों के लिए एक और चीज़ बता दें, मदर फीड के अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा मदर फीड नहीं हो रहा तो क्या डब्बे का दूध देना नुकसान है? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मदर फीड नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स बेबी को तो फीड देनी है जी। तो फिर ये कि और कोई चॉइस नहीं है तो फिर आप दे सकते हैं। एनीथिंग टू हैव अ गुड फ्लो फॉर मदर फीड के खाने पीने में क्या ऐड कर लें कि अच्छा फ्लो हो? लॉट ऑफ थिंग्स उसमें ये कि माँ की डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल भी प्ले कहा था। करती है, लेकिन बात ये कि अगर आप उसको स्ट्रेस फ्री कर देंगे ना तो मदर फीड के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। हर वक्त की टेंशन, ये तो हो नहीं सकता। हर वक्त की ये स्ट्रेस तो देना ही देना है, वो तो खाने का हाँ, हिस्सा तो है। फिर मदर फीड कैसे आप, मतलब काला बच्चा हो गया, गोरा नहीं हो गया, मतलब तुम काम सही बेटा नहीं कर क्यों रही हुआ? हो, बेटी नहीं हुई, बेटी हुई तो बेटा क्यों बेटा हुआ? फलाने जहेज घर के तो काम फलाना। जहेज अब तो देखिए ना ये बात की बात मतलब होगी। मदर फीड ने आसमान से तो नहीं नाजिल हाँ, होना, मदर से ही exactly, होना है, ठीक है? तो exactly, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको स्ट्रेस और रिलैक्सेशन वाला माहौल देते हैं, मदर फीड का ताल्लुक सारा ब्रेन से है, इसका ताल्लुक हार्मोन से है। हम ये क्यों समझने की कोशिश नहीं करते कि मदर फीड का ताल्लुक ही सारा दिमाग से है, ठीक जी। है? अच्छा, एक और सवाल बहुत ज़्यादा जो मैं देखती हूँ लोग पूछ रहे होते हैं और बड़ा कंसर्न सवाल है लोगों का, 40 डेज़, ड्यूरिंग 40 डेज़ जब हमारा फ्लो जो होता है साइकिल का, कभी रुकता है कभी नहीं, उसमें भी आके बहुत टेंशन लोग देते हैं कि ये क्या हो गया, अब ये खाना शुरू करो, गर्म चीज़ें खाओ तो ये होगा, पेट में रह जाएंगी चीज़ें, ये ज़रा इसके बारे में प्लीज़ डॉक्टर शुरू के 10 डेज देखिए थोड़ा सा हैवी फ्लो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपका यूट्रस जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, इन्वोल्यूट कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद ज़रूर थोड़ी कि आपकी इतनी हैवी ब्लीडिंग हो नहीं, वो आपको थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा, कभी कह लो इस तरह, तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल। स्पेशली सिजेरियन सेक्शंस में तो बहुत कम ब्लीडिंग होती है, क्योंकि आप पूरा क्लीन कर देते हैं ना अंदर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉरी ड्यूरिंग पोस्ट नेटर जो होता है टाइम, उसमें नट्स और ये सब कितना कितना हमें खाना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, और अगर जैसे पंजीरी भी बना के देते हैं देसी घी के अंदर ये नट्स होते हैं, अगर उसका 1 टेबलस्पून लेते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच तो के मिल्क साथ में और डाल के डिनर के पी जाती साथ, थी। उसके सीरियल में उसको ले लेते हैं, मिल्क में ले लेते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि म्याना रवि, यानी कि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज्यादती जिसमें आप ओवरवेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स नॉट गुड, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, अच्छा क्योंकि होता इट्स है। गुड। बादाम को आप रात में भिगो दें और वॉलनट्स को, क्योंकि इसके बाद हेयर लॉस बहुत होता है ना, आपको पता है कि पोस्ट डिलीवरी, तो उसमें बादाम रात में भिगो के और वॉलनट्स रात में भिगो के सुबह लेते हैं निहार मुँह। चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स रात में 1-1 चम्मच भिगो के सुबह लें, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है। कॉन्स्टिपेशन का दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मिल्क का इंटेक ट्वाइस अ डे मदर ने रखना है, ताकि उससे मदर फीड जो है वो बहुत अच्छी और हो। ड्राई ग्रेप जो होता है, मुनक्का जिसे कहते हैं, वो पानी आप पी सकते हैं उसका वो बना के? ज़रूर पीना चाहिए मैंने बहुत है, पिया, इसलिए उससे आया। स्किन बहुत अच्छी होती है, उससे बाल बहुत अच्छे होते हैं, और जॉइंट्स के लिए वो बहुत अच्छा है, कंप्लेक्शन के लिए वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात मैंने ये है बहुत पिया है कि मुनक्के ये का पानी। सारी चीज़ें एक एक्ने तरफ के लिए भी कहते हैं, हैं। लेकिन जो पानी का इंटेक है, ठंडा पानी माँ इस्तेमाल ना करे, नीम गर्म या गुनगुना पानी इस्तेमाल करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के इंटेक का ताल्लुक भी फीड से बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें एक तरफ है, पानी ही नहीं माँ पी रही तो उसका भी मदर फीड से ताल्लुक है और डाइट से बहुत ताल्लुक है। दोनों गायनेकोलॉजिस्ट से मेरा ये सवाल है कि लड़कियां बाय चॉइस अब ऑप्ट करती हैं फॉर सिजेरियन, आप दोनों के ख्याल में नॉर्मल बच्चा डिलीवर करना बेहतर है या बहुत कॉम्प्लिकेशन हो तो सिजेरियन की तरफ जाएं? जी देखिए, नॉर्मल करना तो डेफिनेटली कि बहुत ही अच्छा वो है,
कि एक नेचुरली अगर आप बेबी डिलीवर करते हैं, until unless के कोई आपकी ऐसी इमरजेंसी है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट खुद ही कहेगी कि भाई आप नॉर्मल नहीं कर सकते। मगर अभी जो देखने में आ रहा है, ये यंगस्टर्स जो बच्चियां हैं, शायद इनका पेन थ्रेशोल्ड लेवल इतना कम है कि मतलब घर से ही जहनी तौर पे ना वो आती हैं, तो अब वो मैटरनल विश कर देते हैं। मतलब हमें एक इंडिकेशन भी तो डालनी है कि हम क्यों कर रहे हैं जी सी सेक्शन, तो वो मैटरनल विश होती है कि नहीं हम पेन थ्रेशोल्ड लेवल हमारा इतना नहीं है, या हस्बैंड कहता मैं इसको बहुत तकलीफ में नहीं देखना चाहता, बहुत यूं नहीं करना चाहता। तो आजकल फिल्में देख के हो गए, कुछ ड्रामों का इफेक्ट लड़कों पे भी आया है कि नहीं। अच्छा फिर क्या वो देखते हैं ट्रॉमाटाइज हुए हुए, अगर फैमिली में देखा कि एक प्रोलॉन्ग वो अगर लेबर में गई भाभी बहन या कोई भी एनी XYZ या दोस्त की वाइफ, तो वो कहते हैं नहीं, फिर एंड ऑफ द टाइम उन्होंने सीजर किया था इसलिए मैं नहीं चाहता मेरी बीवी प्रॉब्लम में जाए। हाँ, तो लिहाजा आप ये कर दें। ठीक है, तो ठीक है, कोई इमरजेंसी हो तो मेरे ख्याल से ज़रूर आप ऑप्ट करें, बट अननेसेसरली आप क्यों उस चीज़ से गुजार रहे हैं। और अब मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब पहले खवातीन की आ रही थी, अभी 2-3 महीने से ये देख रहे हैं कि हस्बैंड भी आ रहे हैं। अच्छा, नहीं मेरी वाइफ का आप पहले से लिख लें, इसका सीजर करना है। इतनी मोहब्बत, इतनी वो कुछ ड्रामे मेरे ख्याल से कौन अच्छा एक और चीज़ है, ये जो हमने कहा कि एक तो डॉक्टर स्प्री पे लोग निकलते हैं कि हर के डॉक्टर को दिखाना। सेकंड चीज़ ये है कि जब आपके डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट आपके बच्चे को न्यूट्रिशनिस्ट है या हार्मोनल कोई देख रहा है डॉक्टर फिजिशियन, तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर ना बने और ना उनको बताएं कि जी मैं बच्ची को ये कर दूं, मैं कर दूं। सेल्फ मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, सेल्फ कह रहे होते हैं कि ये ट्राई कर लो, तुम ऐसे कर लो, ये ना करें। अगर आपकी बच्ची जा रही है डॉक्टर पे और हस्बैंड भी साथ जा रहा है तो जाए। कुछ हस्बैंड्स डिलीवरी के टाइम पे भी आ जाते हैं उधर, अच्छी बात है आना चाहिए, लेकिन फिर वो ज़्यादा भी टीचर बन रहे होते हैं ना कि उसको कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं मतलब वो आपके पास खड़े होकर बस मुस्तकिल कह रहे होते हैं, देखें उसको तकलीफ हो रही है। हाँ। आप डॉक्टर आप सिर्फ लिखने में खड़ी हुई हैं, देखें लिख रहे नहीं उसको देखें। हाँ। अरे भाई एंड ऑफ द टाइम हम तो एनकरेज करते हैं पार्टनर्स ये वाले हस्बैंड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कौन से हस्बैंड हैं ये आजकल के ज़्यादा होंगे। है। नहीं आजकल टाइम ऑफ डिलीवरी अगर पार्टनर आपके साथ है तो इट इनकरेजेस द पेशेंट और आप बट इट डिस्टर्ब्स द डॉक्टर। नहीं उसको आप काउंसिल करते हैं भाई आपने ये करना है, ये आपका काम है, ये हमारा डोमेन है, तो इट रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी हमने डिस्कशन की। आप अगर फॉलो अप लेना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं YouTube पे, हमारे एपिसोड्स अपलोड होते हैं, उसको सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।